नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है मेरे ख्वाबों के रिश्ते। ये एक कंप्लीट नावल है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये नावल पसंद आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। इस बार बल्ब बाबू उतारेगा। हामी भैया की आवाज़ पर नन्हे के कंधे पर सर रखकर ऊँघता बाबू हड़बड़ाकर सीधा हुआ और मचल कर पूछने लगा, हामी भैया मेरा कसूर? क्या मतलब? हामी ने उसे बुरी तरह घूरा था। और कसूर अपना नहीं, उस बेचारे बल्ब का पूछो। इमरान ने तरहम अमेज़ नज़रों से बाजी असलम के दरवाजे पर दुल्हन के टीके की तरह सजे जिगर जिगर जलते बल्ब को देखा, जिसे अनकरीब यहाँ से गायब हो जाना था। मेरा मतलब है बल्ब तो मैं उतारूंगा, बाबू ने कान खुजाते हुए पूछा। मगर मार कौन खाएगा? तुम, सब यकज़बान होकर बोले थे और वो फ़ौरन ही खफगी के इजहार के तौर पर उठ गया। हमारा मतलब है बेटे मिलकर बांट कर खा लेंगे। हामी भैया ने उसे जाते देखकर बात बदल दी। क्या क्या खा रहे हो तुम लोग? टीवी का रिमोट उंगलियों में घुमाते हुए अपने ही ख्यालों में गुम सनाउल्लाह के कान खाने के नाम पर खड़े हो गए थे। बस इसको खिला देना, ये सब कुछ बहुत इश्तियाक से खा लेता है, ख्वाह मार ही क्यों ना हो। खालिद अंसा तो सनाउल्लाह के सयाना सा होकर फिर से सबका काम में मशगूल हो गया। मगर सवाल तो यह है कि बल्ब उतारा क्यों जाए, तोड़ा क्यों ना जाए? पप्पे ने नुक्ता उठाया। हरगिज़ नहीं। हामी भैया फ़ौरन बोल उठे, फिर कदरे डिठाई से बोले थे, बाथरूम का बल्ब फ्यूज़ हो गया है। ऐसा आइडिया बुरा नहीं, सलीम को यह आइडिया खासा पसंद आया था। जिस दिन किसी को खबर मिल गई ये सारे आइडिया नाक के रास्ते निकल जाएंगे। खामोश बैठा बाबू झुंझला कर बोला, मगर फिर भी बल्ब उतारना क्यों है? बाबू अब भी मतहामल था। बेइज्जती का बदला लेने के लिए, बूटी ने बताया। तो वो कौन सी नई बात है? मेरा मतलब है आप लोगों की तो होती रहती है। बाबू लापरवाही से कंधे झुका कर बोला। सिर्फ हमारी? गुड्डा तड़प उठा। जी हाँ, मुझे ऐसे मौके कम ही नसीब हुए हैं, मगर सवाल ये है कि अब के बेइज्जती हुई क्यों और इस बेइज्जती का बाजी असलम के साथ क्या ताल्लुक़ है? और जहाँ तक बाजी असलम का ताल्लुक़ है तो वो इतनी बार बेइज्जती कर चुकी हैं कि अब तक हमें आदी हो जाना चाहिए, वो मुतफक्किर अंदाज में कह रहा था। फ़कत 4 गन्ने तोड़े थे हमने उनके खेत से, बूटी ने 4 उंगलियां खड़ी करके बताया। जिस पर वो बातें सुनाई हैं उन्होंने हमें कि क्या बताएं? अब मत बताइए, मुझे अंदाज़ा है, बाबू ने तसल्ली अमेज़ अंदाज में उनके कंधे पर हाथ रखा। लफंगे, बदमाश, निकम्मे, कामचोर, क्या कुछ नहीं कह डाला हम जैसे मासूमों को? शेदू दिलगीर लहजे में बता रहा था। मासूम? और आप लोग? बाबू ने तहीर से सबको देखा। हाँ तो फ़कत 4 गन्ने, खालिदी ने सिरनौ बात शुरू की। 4 नहीं, 4 गन्ने, हम सब गए थे, नन्हे ने हड़बड़ाकर वजाहत करना ज़रूरी समझी। उफ़ो, बंद करो ये किस्सा। हामी ने गज़बनाक होकर मेज़ पर हाथ मारा। हाथ ज़रा ज़ोर से पड़ा था। उफ़, हाथ को हवा में लहराते हुए उसने सबको घूरा, फिर सलीम की तरफ मुड़ा। बैठक का दरवाज़ा खोलो और बाबू को बाहर फेंक दो। उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। क्यों? बाबू गड़बड़ाकर खड़ा होगा। सलीम ने लपक कर दरवाज़ा खोला। पप्पा खतरनाक नज़रों के साथ बाबू की तरफ बढ़ा। मैंने इनकार तो नहीं किया, तो फ़ौरन हरकत में आओ। हामी भैया का मूड ख़राब हो चुका था। हरकत करने में कोई हर्ज नहीं, मगर बाहर अंधेरा है। बाबू ने शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन दरवाजे से बाहर निकाली और फ़ौरन अंदर की थी। रात में अंधेरा ही होगा, उजाला तो होने से रहा भाई। इमरान ने लुकमा दिया। नहीं वो तो ठीक है, बाबू ज़रा सा झुंझलाया, मगर बल्ब उतारने में मैं अकेला जाऊं? 2 पहलवान साथ ले जाओ, बहुत भारी होगा बल्ब। पप्पा चिढ़ गया था। तुम जाते हो या? हामी का मूड कुछ और बिगड़ा। जा रहा हूँ भाई। बाबू ने तसल्ली अमेज़ अंदाज में उन्हें देखा, कंधे पर पड़ी गर्म चादर को झटका देकर ठीक किया, पाँव में चप्पल लड़से दरवाजे से 2 कदम बाहर निकला। घनी तारीकी में बाजी असलम का बल्ब गली के कुछ हिस्से को मुनव्वर किए हुए था। सख्त सर्दी की बना पर वो रात के 10 बजे की वजह से सारी गली में सिर्फ खामोशी और तारीकी का राज था, या उस सवारा कुत्ते का जो भैंस के चारे वाली खुरली के नीचे छुपा सर्दी से बचने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बाबू एक बार फिर अंदर था। अब क्या है? उस सब के सब एक साथ धाड़े थे। आहिस्ता बोलो भाइयों, मेरा दिल बड़ा कमज़ोर है। वो दिल पर हाथ रख के 2 कदम पीछे हटा। तुम्हें तकलीफ़ क्या है? हैं? हामी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला था। हामी भैया,
वो बल्ब उतारने पर मुझे एतराज़ नहीं, मगर बल्ब बहुत ऊंचा है। उसने वजह बताई। क्या आसमान पर लगा है? हामिद हाड़ा। ऐसा करो, बल्ब को आवाज़ दे लो, वो खुद ही उतर आएगा। गुड्डे ने अपने जैसा मशवरा दिया था। सलीम झुक जाओ, हामिद भैया ने हुक्म सादर किया। झुक गए जी। वो फ़ौरन से पेशतर सजदे में जा पड़ा था। या अल्लाह, मैं इन नमूनों का क्या करूं? हामिद भैया ने आसमान को देखने की नाकाम कोशिश की कि दरमियान में छत आयल थी। हामिद भाई, तुमने खुद ही तो कहा था। सलीम सीधा होकर कदरे खफा लहजे में बोला। मैंने तो कहा है उसको कंधे पर चढ़ाकर शेड पर चढ़ा दो ताकि ये बल्ब उतार सके। हामिद ने झुंझलाकर वजाहत की। इसको? सलीम ने सर तापा, बाबू को देखा, फिर धप से बैठ गया। उसके लिए एक फूंक ही काफ़ी है। वो फूंक मैं मारूं? नन्ना खुश होकर बोला था। मैं इस तौहीन पर वॉकआउट भी कर सकता हूँ, बाबू ने धमकी दी। खुदा के लिए तुम यहाँ से तो आउट हो, बोटी ने गोया हाथ जोड़े। जा रहा हूँ गुड्डो, आना ज़रा। बाबू के पुकारने पर गुड्डे ने रिमोट कंट्रोल रखा। दोनों बाहर निकल आए। सारा गांव उस वक्त सर्दी में ख्वाबे खरगोश का मज़ा ले रहा था और उनका टोला अपनी ऊट पटांग हरकतों में मशगूल था। गुड्डे, हिलना नहीं। गुड्डे के कंधे पर पाँव रखने से कबल बाबू ने कहा था। नहीं हिलता, तुम चढ़ो। शाबाश जवानों। बैठक के दरवाजे में से 4-5 गर्दनें बाहर थी। ओहो, हिलो तो मत। गुड्डे के थर थर कांपते वजूद पर खुद को तवाज़ुन में रखना बाबू को मुश्किल हो गया था। सर्दी बहुत है, गुड्डे की कपकपाती आवाज़ उभरी। उफ हो, अब चढ़ भी जाओ। 5 सरगोशियाँ एक साथ उभरी थी। चढ़ गया। बाबू एक झटके में शेड के ऊपर था। दाँत तलब नज़रों से उसने पलट कर देखा। 5 गर्दनें गायब थी। उसने ज़रा झुककर गुड्डे को देखने की कोशिश की। मौसूफ गधे के सर से सींग की तरह गायब था। इनको क्या हुआ? बाबू को कदरे हैरत हुई। और जो यहाँ अकेला मैं पकड़ा जाऊं तो? हल्की सी घबराहट ने उसे आ लिया। तभी उसने जलते हुए बल्ब को चादर की मदद से उतारा था। एकदम से सारी गली तारीखी में डूब गई। लो, इतना सा काम था, उसने खुद को दाद दी। गुलाम साबिर, रफ़ीक की आवाज़ तारीखी में उभरी। मारे गए। बल्ब हाथ से छूटा और घनी तारीखी में महज छनाक की आवाज़ उभरी थी। या अल्लाह, ये कहाँ फंस गए? वो घबराहट में शेड पर खड़ा हुआ, फिर बैठ गया। वो 5 की 5 गर्दनें क्यों अचानक गायब हुई थी, अब अंदाज़ा हुआ था। हाँ भाई रफ़ीक, क्या बात है? मामू की आवाज़ उभरी। फिर वो दोनों चलते हुए एन शेड के नीचे रुके थे। लो, कर लो गल। बेख्तियार सर पर हाथ मारकर बाबू ने उस वक्त को कोसा था जब वो ऊपर चढ़ा था। घनी तारीखी, शदीद सर्दी, नीचे मामू खतरे का सिंबल, और बाबू साहब शेड पर चढ़े जल तू जलाल तू का विर्द कर रहे थे। रफ़ीक और मामू कुछ देर वहीं खड़े बातें करते रहे। फिर रफ़ीक साहब तो चले गए। मामू वहीं खड़े कभी इधर कभी उधर देखते रहे। या खुदा, इनको घर का दरवाज़ा क्यों नज़र नहीं आ रहा? उसकी कुल्फ़ी जमने लगी। तब जाकर मामू के कदम वहाँ से हिले। बाबू ने ऊपर से छलांग लगाई। तभी बैठक का दरवाज़ा खुला। वो सब के सब बाहर आए। यार बात ये है, नन्हे ने कुछ कहना चाहा। बात मत करो तुम लोग मुझसे। वो गुस्से में पाँव पटकता अपनी बैठक के खुले दरवाजे में जा घुसा, जहाँ बीबी उसके इंतज़ार में अब तक जाग रही थी। ये कोई वक्त है आने का? उन्होंने कहा। वो सुनी अनसुनी करके लहाफ में जा घुसा था। सुबह के लम्हात को चिड़ियों की चहकार ने बड़ी लतीफ़ सी मौसीकियत बख्शी थी। सूरज की नर्मल किरणों का सुनहरी अक्स धरती के माथे पर लहराने लगा तो धुंध के पर्दे में हल्की सी सिलवटें पड़ गई। खुश्क को जर्द पत्तों से टकराकर लहराती हवा की पलकें बोझल और नम थी, और उसके झोंकों में वजूद को मुंजमद कर देने वाली सर्दी सी कैफियत थी। हर कोई अपने गर्म कमरों के गर्म बिस्तर में घुसा था, और वो थी नूरुलैन, उन सब से बेखबर, मोटी जर्सी पहने, शलवार की पहुंची चढ़ाए, दुपट्टे से बेनियाज शड़प शड़प बरामदा धो रही थी, और बरामदों के फर्श का रंग सुर्ख रंग निखरता चला जा रहा था। ओही, दादी अम्मा अपनी धुन में निकली थी। फिसलते फिसलते बची। अम्मा ध्यान से, उसने लपक कर उनको सहारा दिया। ऐना, पागल हो गई हो? अम्मा झुंझला गई थी। बस यही समझ ले। उसने फिर से पलटकर झाड़ू उठाई। इस भला की सर्दी में बरामदा धोने की क्या तुक है? पागल हो या मरने का इरादा है? दोनों का इरादा है। वो कदरे झुंझलाई हुई थी। अरे अगर खुदकुशी का इरादा कर भी लिया है तो किसी ढंग के मौसम का इंतखाब करो। ये कौन सा वक्त है, हमें भी मुसीबत में डालोगी? वो चिढ़कर बोली थी। ऐना ने झुंझलाकर झाड़ू पटकी और दायां हाथ कमर पर टिकाकर उनकी तरफ पलटी। मैं इस वक्त सख्त गुस्से में हूँ दादी अम्मा। तो कब नहीं होती तुम गुस्से में? जब देखो गुस्सा नाक पर धरा रहता है।
ओह, मुझे अब पता चला आपी की नाक भीनी क्यों होती जा रही है। गुस्से के बोझ से ना अनकरीबी ये गायब हो जाएगी, बस जटिल मैदान नजर आएगा। फिर क्या होगा दादी हजूर? अभी तो आपी की शादी भी नहीं हुई है। वो मानी के कमरे के आईन सामने खड़ी थी और मानी की आवाज़ उसके बेड पर से उभरी थी। हाँ तो और क्या? दादी ने भी फौरन इकलौते पोते का साथ दिया। हर वक्त मिर्चें चबाती रहती है। मुझे अब पता चला अम्मी हर रोज़ इतनी मिर्चें मंगवाती हैं, वो जाती कहाँ हैं? उसकी सोचती हुई आवाज़ फिर से उभरी। मानी के बच्चे, चुप कर रहो, ऐना चिढ़कर चलाई। मानी के बच्चे अभी इसी दयारे फ़ाने में तशरीफ़ नहीं लाए। मानी बजाते खुद आपको शर्फ़ गुफ्तगू बख्श रहा है। तुम? इससे कबल के वो अंदर जा घुसती और मानी साहब अपने लहाफ समेत फर्श पर नजर आते। अम्मा चिढ़कर बोल उठी थी, मैं पूछती हूँ इस क़यामत की सर्दी में फ़र्श धोने की क्या तुक थी? अम्मा मैं जा रही हूँ, महीने भर के बाद आती हूँ तो यहाँ मट्टी का लेप हुआ हुआ होता है। हाँ तो क्या करें, मैं लाचार, तुम्हारी माँ के घुटनों में दर्द, तो ये मानी किस मर्ज़ की दवा है? हाय अब फर्श भी मैं धोया करूँ? मानी की तहीर भरी आवाज़ उभरी। नहीं जी, आपको तो हिलकर पानी पीना मना है, आप फर्श धोएंगे? वो तंजिया लहजे में बोली थी। आप ही जब तुम यूँ इज्जत से बात करती हो तो सच मुझे बहुत प्यारी लगती हो, मानी निहाल होकर बोला था। अगरचे तुम इतनी इज्जत के काबिल हरगिज़ नहीं हो। ओ बीबी जाओ, तुम्हें तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं। इससे कबल के वो लोग चूंचे लड़ाने खड़े हो जाते। दादी ने ऐना को टाला था। उसने बरामदे की सीढ़ियाँ साफ की, फिर हाथ पांव धोकर अम्मी के कमरे में चली आई। अब वो नमाज़ पढ़ने जा चुके थे। ऐना मैं कह रही थी, हैं ये तुम भीग क्यों रही हो? वो बात करते करते चौंकी। बारिश हो रही है, ऐना इत्मीनान से बोली और अम्मी के लहाफ में घुस गई। हैं शुक्र है मैं रात को सारी चीज़ें समेट कर सोई थी, मगर तुम्हें किस अक्लमंद ने मशवरा दिया इस गज़ब की सर्दी में बारिश में नहाने का? याद नहीं, आप ही ने तो कहा था। उसका लहजा शरीर हुआ। बको नहीं, वो हंस दी। उठ के कपड़े बदलो, ठंड लग जाएगी। लग जाए, हॉस्टल जाने से तो जान छूटेगी, वो मज़े से बोली। एडमिशन तो बड़े शौक से लिया था, वरना अब तक तुम्हारी शादी कर चुकी होती। बस इसीलिए एडमिशन लिया था। ऐना ने मुँह बनाया। पैकिंग हो गई तुम्हारी? हो गई अम्मी, उसने कुछ सोचते हुए पुकारा। इस वीकेंड पर मैं घर नहीं आऊँगी, पुप्पो के यहाँ चली जाना, उन्होंने फट कहा। अम्मी पुप्पो के यहाँ जाने को दिल नहीं चाहता। यूँ मत करो, ये लिबास मत पहनो, ये एटिकेट्स, ये मैनर्स, उफ इतनी फॉर्मल लाइफ। मामू के यहाँ आग नहीं जलती, बच्चे शोर करते हैं, बाबू तंग करता है ना? अम्मी ने उसका कान खींचा तो वह हंस दी। अच्छा तो मैं एहतसाम से कह देती हूँ तुम नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं कहा मैंने, वो तेज़ी से बोली। अम्मी हंस दी। आप ही तुम कब हमारी जान छोड़ रही हो? मानी अंदर घुसते हुए बोला। आपको कोई तकलीफ़ है छोटे भाई? वो चिढ़कर बोली। है ना, आपके जाने के बाद आपके कमरे पर कब्जा करना है, वो मज़े से बोला। खबरदार जो मेरे कमरे की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो। मैंने उसको कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा, हमेशा आंखें बंद करके देखता हूँ। वो भी लहाफ में घुसा। क्या हो गया तुम दोनों को? नाश्ता नहीं करना? और है ना, तुम खुद तैयारी करो, मानी तुम्हें वैगन स्टैंड तक छोड़ आएगा, अम्मी ने कहा तो मानी ने सर थाम लिया। उफ इतनी सर्दी में, और मैं जो जाऊंगी ये आपकी अपनी मोल ली मुसीबत है। अच्छा मत जाना, हस्बे मामूल वो चिढ़कर बोली। फिर अम्मी की तरफ पलटी। अम्मी मैंने मामी से वादा किया था सर्दियों की छुट्टियों में उनके यहाँ रहूँगी। ओह आप ही खैर, बड़े अच्छे वादे करती हो। मानी खुश हो गया। अब कि वो कुछ बोली नहीं, खफा होकर कमरे से निकल गई थी। कर दिया ना खफा, अम्मी ने घूरा। मना लेंगे, उसने लहाफ सर तक ओढ़ा। बाबू बाऊ ओ बाऊ, अभी मौलवी साहब उठकर स्पीकर में खनका रही थे कि बीबी की पुकारें पढ़ने लगी। बाबू साहब लहाफ की गर्मी में ख्वाबे खरगोश के मज़े लेते टस से मस नहीं हुए। बाबू अब उठ भी जाओ, 12 बजे तक तो मटर गश्त ख़त्म नहीं होती इन गलियों में, अब आँख क्यों खुलेगी? चौधरी जी उठ जाएं, आखिर में घासे तंज और गुस्से से कहा गया था। और कोई आठवीं आवाज़ और ढेरों सलवातों के बाद लहाफ के खैमे से उसकी आवाज़ उभरी थी। उठ तो गया हूँ बेबी, उठ गया हो तो लहाफ से बाहर तशरीफ़ ले आओ चौधरी साहब, बहन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उफ, बुना कर लहाफ में ही अपना सर पीट कर रह गया। गोया अब मेरा इंतज़ार करने के लिए ये मनहूस बहन सी रह गई। उठना तो था ही, गर्म चादर की बुक्कल मारी, उल्टी सीधी जुराबें चढ़ाई, बाथरूम के दरवाजे से बाहर निकला तो सख्त सर्दी से दांत बज उठे। अभी अंधेरा छाया था और धुंध पूरे सहन में फैली थी। बावर्ची खाने से दूध की बाल्टियाँ उठाकर अभी भैंसों के हाथे में कदम रखा था जब मौलवी साहब ने अजान दी।
आज सबसे पहले नींद की गोलियां खरीदूंगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 चाय में घोलकर पिलाऊंगा बीबी को। ना खुद सोती है ना मुझे सोने देती है। अब इतनी सर्दी में इतनी सुबह उठाने की तुक समझ में नहीं आई। मोहम्मद अली ज़रा आग ही जला दो, उसने मुलाजिम को आवाज़ दी, जिसने भैंस भाई निकाल कर चारा डाल दिया था। बाबू भाई मैं कूड़ा इकट्ठा कर रहा हूँ। एक तो इसको सर्दी में भी चैन नहीं आता, वो बुड़बुड़ाया। भैंसों का दूध दोकर वापस लौटा तो गली की नुक्कड़ पर बोटी खड़ा टकरा गया लंगड़ाता हुआ। तुमको क्या हुआ है? बाबू ने कदरे हैरत से उसके पाँव पर बंधी पट्टी को देखा। रात को पानी की बारी थी। बाजी असलम के घर के सामने से गुजर रहा था। न जाने किस अहमक ने वहाँ बल्ब तोड़ दिया। अहमक तो मत कहो, बाबू ने बेख्तियार टोका था। तुम अहमक की बात करते हो, मैं तो उसे गधा, पाजी, उल्लू सब कुछ कहूँगा। मेरे पैर का हशर कर दिया। बूटी झुंझला कर बोला। अच्छा तो फिर कहते रहो। बाबू ने वहाँ से टल जाना मुनासिब समझा। मामी ने आग जलाई थी और खुद धड़ाधड़ आटे को पटलियाँ मार रही थी कि बच्चे छोटे थे, उन्हें ज़्यादा काम उनके सोने के वक्फे में निपटाना होता था। उसने दूध की बाल्टियाँ बावर्ची खाने में रखी और ख़ुद बैठकर आग सेंकने लगा। मलगजा सा उजाला था। मस्जिद से नात पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। जाहिदा मामी रिमशा को आवाज़ें दे रही थी कि उठकर सिपारा पढ़ने जाओ। तभी बाहर का दरवाज़ा खोलकर एक दूध की बाल्टी सर पर और दूसरी बाल्टी हाथ में लिए बाजी असलम चली आई। बाबू के लबों पर मध्यम मुस्कुराहट बिखर गई। आटा गूंद भी लिया बाजी? मैंने अभी जाकर गूंदना है। तो फिर हम क्या करें? बाबू ने कहा। दफ़ा तुमसे बात की है मैंने। बाजी असलम ने घूरा तो वो सर झटक कर खड़ा हो गया। तुम एक और बात सुनो बाजी, मेरा तो नुकसान हो रहा है। पता नहीं कौन लफंगे बेहदायते हैं। बाबू बेख्तियार खान सा था। तुम्हें खांसी हो गई है? बाजी असलम ने पूछा तो उसने बस नफ़े में सर हिलाया था। वो फिर से मामी जाहिदा की तरफ पलटी। हर रोज़ मैं 20 रुपए का बल्ब लगाती हूँ, हर रोज़ तोड़ जाते हैं या उतार कर ले जाते हैं। हर रोज़ कब? वो तो बाबू की गैरत हर रोज़ का इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकी, सो फ़ौरन ज़बान फिसली थी। बल्ब तुम्हारा या मेरा? बाजी असलम ने घूरा तो फ़ौरन संभल कर बोला। आप ही का है। मगर उतारता कौन है? मामी जाहिदा ने पूछा। सिर्फ उतारते नहीं, तोड़ते भी हैं, बाजी असलम ने फ़ौरन कहा तो बाबू कहते कहते रुक गया कि वो तो इत्फाकन टूट गया। खुदा की कसम अगर पता चल जाए तो चौक में खड़े करके जूते न लगाओ। वो हशर करूं कि सारा गांव देखेगा। ए बाबू, वो बाबू की तरफ पलटी। तुम्हें कुछ अंदाज़ा इस किस्म के काम करता कौन है? मुझे क्या मालूम। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत छाई। खैर पता तो मैं चला लूँगी, ख्वाह रात भर जाग कर चौकीदारी क्यों न करनी पड़े। दूध की बाल्टी बस दूर सर पर थी और वो उन लड़कों की शान में कसीदा पढ़ रही थी जो उनका बल्ब हर रोज़ तोड़ जाते थे। बाबू उठकर चल दिया, लाइल्मी में सही, मगर इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करना ज़रा मुश्किल था। तुम कहाँ जा रहे हो बाबू? ऊपर से 2-4 लकड़ियाँ उतार दो और याद आया, यूनिवर्सिटी से वापसी पर ऐना को हॉस्टल से लेने आना। बाजी जाहिदा ने पुकार कर कहा। ऐना को आ जाना है? उसने पढ़कर पूछा। हाँ, फ़ोन आया था उसका, बाजी जाहिदा ने कहा। यूनिवर्सिटी तो आज मुझे जाना नहीं, ऐना को लेने चला जाऊंगा। वैगन पर मत धक्के खिलाना, शेदू का मोटरसाइकिल ले जाना, उन्होंने पुकार कर कहा। मिल गया तो ले जाऊंगा। हाँ तो मैं कह रही थी। मामी बाजी असलम के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। ऐना, बाबू ने ज़ेरे लब दोहराया, मुस्कुराया और धड़ धड़ सीढ़ियाँ चढ़ गया था। आपको लेने आए हैं? चौकीदार ने दूसरी बार आकर इत्तला दी। हाँ बस आ रही हूँ। उसने तेज़ी से बैग की जिप बंद की, शोल्डर बैग उठाकर अपनी रूममेट फ़िज़ा की तरफ पलटी। ओके फ़िज़ा, फिर मैं तो जा रही हूँ। हाँ भाई तुम तो जाओ, मुझे भी अब्बू लेने आते ही होंगे। उसने गले मिलकर खुदा हाफिज़ कहा और लॉन में आई तो बाबू ने सुकून का सांस लिया। कब से खड़ा था, ऐना का मुँह उसे देखते ही बन गया। यूँ लगता था जैसे घर में जिस हुलिये में था उसी में चल दिया। तुम इससे ज़्यादा बुरे हुलिये में नहीं आ सकते थे। बुरा हुलिया? उसने कदरे हैरत से ऐना को देखा। और कुछ नहीं तो ये फटीचर चप्पल ही बदल लेते। हमेशा की तरह उसका पहला एतराज़ उसकी चप्पलों पर ही हुआ था। ऐसे चप्पल कहीं देखे भी हैं तुमने? बाबू ने निहाल होती नज़रों से अपने चप्पल देखे। सच कहा, ऐसे चप्पल मैंने वाकई कहीं नहीं देखे। कम अज़ कम यहाँ आते हुए एक बार नहा लिया करो। मैं महीने में 10 बार नहीं लेने आता हूँ, इतनी सर्दी में हर बार नहाया करूँ? वो बड़ी मासूमियत और परेशानी से पूछ रहा था। मैं ये भूल गई, तुम ये काम सिर्फ ईद करते हो, वो चिढ़कर बोली। नहीं, सर्दियों के आगाज़ और फिर इख्तिताम पर। बाबू ने उसके हाथ से बैग ले लिया। मेरी फ्रेंड्स तुम्हें देखती हैं और फिर पूछती हैं कि ये तुम्हारा कज़न है? हैं? बाबू चौंक कर रुका।
तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो समझा मुझे आज तक सिर्फ बहन से ही देखती हैं। बहुत खुश होकर कहा गया था। मैं भी कहूँ ये लड़कियाँ मुझे देखकर हंसती क्यों हैं? वो बिल्किनी की तरफ देखकर कह रहा था जहाँ फिजा आकर खड़ी हुई थी। बाबू तुम्हारी सूरत ही ऐसी है। मेरी सूरत? वो हंसने लगा और हस्बे मामूल वो उसकी हंसी पर चिढ़कर खामोश हो गई थी। अब चले, मोटरसाइकिल शिदू भाई से मांग कर लाया हूँ। तुम्हारा मोटरसाइकिल कहाँ है? एक दिन चलता है, 3 दिन आराम। आजकल आराम का मौसम है। वैसे मामू ने वादा किया कि इस दफ़ा मैंने एमए कर लिया तो वो मुझे नई बाइक लेकर देंगे। बाबू ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए बताया। मामू बहुत सोच समझ कर वादा करते हैं, ना तुम एमए करो और ना ही उन्हें बाइक खरीदना पड़े। एमए तो मसला ही कोई नहीं। वहीं उसका मखसूस अंदाज, लापरवाह और मुस्कुराता हुआ। तो फिर हो क्यों नहीं जाता? एना ने चलकर उसके कंधे पर मुक्का रसीद किया। बाइक एक पल को लहराई। आराम से, मुझे घर पहुंचना है, एना ने चीख कर कहा। घर? भूल जाओ, बाबू हंस दिया। ठीक है, तुम मुझे पप्पो के यहाँ छोड़ाओ। वो खफा हो गई। कोई ज़रूरत नहीं, बाबू ने आराम से टाला। है ना, एहतसाम का फ़ोन आया तो हॉस्टल में भी, एना ने बताया तो एक पल को खामोश हुआ, फिर फ़ौरन ही मान गया। ठीक है, छोड़ आता हूँ। बाइक का रुख बदल गया था। ठीक 20 मिनट बाद वो उसकी पुप्पो के खूबसूरत घर के सामने था। थैंक यू बाबू, तुम बहुत अच्छे हो। हस्बे मामूल वो बेसाख्तगी में उसकी तारीफ़ कर गई थी। बाबू खामोशी से बाइक की चाबी छेड़ता रहा। अंदर नहीं आओगे? नहीं, मुझे बाइक वापस करनी है। वो ज़रा सा संजीदा नजर आया। अच्छा, तुम ये बैग ले जाओ घर। मामी और बीबी से कहना मैं सुबह आ जाऊँगी। फ़ोन कर देना, लेने आ जाऊँगा। नहीं, मैं आ जाऊँगी। शायद एहतसाम छोड़ा है। एना ने बैल पर हाथ रखा। गेट खुला तो वह हस्बे मामूल हवा हो गया। घर पहुंचा तो बीबी सेहर में इंतज़ार कर रही थी। मामी दूसरी चारपाई पर रानिया को झूले में डाले रिमशा को बेदरीक डांट रही थी, जो नज़र बचाकर बाहर निकल गई थी। बाबू ने चारपाई पर बैग रखा। ऐना कहाँ है? बीबी ने हैरत से उसकी अकम में देखा। बैग में, बाबू ने कहा और बाथरूम में घुस गया। बीबी मज़ीद तफसील के लिए उसका इंतज़ार ही करती रही। वो बाथरूम के दूसरे दरवाजे से बैठक और वहाँ से बाहर निकल गया, जहाँ सलीम की दुकान के एन सामने वो सारे के सारे एक नया मसला डिस्कस कर रहे थे। बाबू को देखते ही पप्पा बोल उठा, बाबू को पकड़ कर मारो। इमरान और उस्मान फ़ौरन लपके थे। बल्ब किस खुशी में तोड़ा था? रात को हामी बाथरूम में फिसल गया था। नन्ना बोला तो हामी ने उसे बुरी तरह घूरा। जो मामू उस वक्त मुझे पकड़ लेते तो ये बाबू सलामत नजर ना आता तुम लोगों को। वो बोटी और गुड्डे के दरमियान फंस कर बैठ गया। बल्ब को दफ़ा करो, टूट गया या उतर गया, बदला तो ले लिया, अब ये सोचो हम इतने बोर क्यों हो रहे हैं। नन्ने ने मुतफक्किर अंदाज में कहा। मेरे ख्याल में बहुत दिनों से गांव में कोई हलचल नहीं हुई, पप्पा बोला। तो हामी भाई हो जाए कोई हलचल, इमरान ने कहा तो वो सारे सर जोड़कर कोई नई स्कीम सोचने लगे। तो फुर्सत मिल गई जनाब को? एहतसाम की आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी, फिर मुस्कुरा दी। हाँ मिल गई। उसने बर्नर जलाकर सॉस पैन ऊपर रखा। किसके साथ आई थी? बाबू छोड़ गया था। फ़ोन कर देती तो गाड़ी भिजवा देता। वो किचन के दरवाजे में ही खड़ा था। भिजवा देता? जब खुद पिक करने का इरादा करो तो फ़ोन करूँगी। वो पलट कर मुस्कुराई। एना डियर, तुम्हें तो मालूम है मेरी मसरूफियत का आलम, नई नई जॉब है। वो कंधे अचकाकर बेचारगी से बोला। जानती हूँ, इसीलिए तो इसरार नहीं करती। ऐना अभी तक सूप तैयार नहीं हुआ। पुप्पो किचन में वार धोई। अम्मी, क्या आपने आते ही ऐना को काम से लगा दिया है? एहतसाम ने उसे निगाहों की गिरफ्त में लेते हुए माँ से कहा। टिकती कहाँ है? अभी भाग जाएगी मामू की तरफ, और मैं चाहती हूँ ये सारे मैनर्स सीख ले, हर वो चीज़ सीख ले जो इस माहौल के लिए ज़रूरी है। सुनो ऐना, छुट्टियाँ तो यहीं गुजारोगी? पुप्पो ने बात करते करते ऐना से पूछा तो आहिस्तगी से बोली थी। सुबह मामू की तरफ जाना है। देखा? पुप्पो ने कहा। पता नहीं तुम्हें गाँव की ज़िंदगी में क्या मज़ा आता है ऐना, एहतसाम ने कहा तो ऐना को बुरा लगा। वहाँ नानू मेरा इंतज़ार करती हैं, मामू और ममानी बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, और वहाँ बच्चे भी हैं। बाबू भी तो है, उसे तुम भूल ही गई। एहतसाम की आवाज़ पर ऐना ने कदरे हैरत से पढ़कर उसे देखा, फिर ठोस लहजे में बोली। हाँ बाबू भी है, और मैं उसे कभी नहीं भूली, क्योंकि वो मेरा कज़न है। अच्छा ठीक है, अब तुम सूप बना लो। पुप्पो पलट गए। सॉरी ऐना, तुम्हें शायद बुरा लगा है। एहतसाम की सबसे अच्छी आदत यही थी कि वो गलती तस्लीम कर लेता था। नहीं, ऐना ने सर झटका, मगर तुमने जिक्र ही बहुत अजीब अंदाज में किया, जैसे मेरा और बाबू का कोई ख़ास ताल्लुक़ हो। बस यार, मैं यूं ही जेलस हो जाता हूँ। वो कान खुजाते हुए बोला। बाबू से? ऐना हंसती। वो मासूम इंसान है एहतसाम, लापरवाह और लाउबाली। तुम्हें एक बात बताऊँ ऐना, याद रखना, मर्द कभी मासूम नहीं होता। एहतसाम का लहजा संजीदा था। मगर वो एक अच्छा इंसान तो हो सकता है। ऐना ने झिरा के। हाँ, एहतसाम ने तायद की। बाय द वे,
तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं, उसने लापरवाही से कहा। वाट? वो चीख उठा तो ऐना खिलखिलाकर हंसी। बड़ी खनकती हुई हंसी थी। ऐना, तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है, वो बेख्तियार बोला था। जानती हूँ, और अब तुम एहतसाम जाओ यहाँ से, मुझे सूप बनाना है, वरना पुप्पो समझेंगे ऐना बिल्कुल ही निकम्मी है। इट्स ओके, वो आराम से चला गया। ऐना ने बड़ी मेहनत से सूप बनाया था। पुप्पो को कुछ खास पसंद नहीं आया। तुमको कब आएगा सूप बनाना, ऐना? एहतसाम ने भी कह दिया। ऐना शर्मिंदा हो गई। शुरू से आदत ना हो तो यही होता है। पुप्पो का लहजा अजीब सा था और वो ऐना थी। पुप्पा के ख़ानदान को अच्छी तरह जानती थी, सारी उम्र साग मकई खाने वाले अब सूप पीने लगे थे। बड़े आराम से पुप्पो से मुखातिब हुई। पुप्पो, याद है वो अनीला आंटी का किस्सा, जब फर्स्ट टाइम उनके सामने सूप आया तो? अनीला पुप्पो की इकलौती नंद थी। पुप्पा जज्बज होकर रह गए। एहतसाम ने मेज़ के नीचे से उसके पैर पर पैर मारा था। ऐना का मकसद पूरा हो गया था। सो पुरसुकून होकर सूप एंजॉय करने लगी। गांव में हलचल तो मची गई थी। उनका मकसद पूरा हो गया था। वो शाम के ढलते सायों और सर्दी की शिद्दत से बेनियाज नेट लगाए फुटबॉल खेलने में मसरूफ़ थे। नन्हे मुन्ने बच्चे तमाशाई थे, जबकि पूरे गांव में हलचल थी। ये कैसे हो सकता है? ये किसने किया? वो सब कंधे झुकाकर हैरत का इजहार कर देते। बूढ़े चाचे के दरवाजे पर बैगन लटके मिले थे, जिनमें पिन्ने लगी थी। किसी ने जादू टोना किया है, सबकी मुश्तरका राय थी। चाचा बूटा बुलाया फिर रहा था। मौलवी साहब को बुलवाकर घर के चारों कोनों में दम करवाया था और वो मज़े से फुटबॉल खेल रहे थे। नन्ना दफ्तर से थोड़ा लेट आया था, जर्सी की जेबों में हार डाले खरामा खरामा चला आ रहा था, जब अकब से आवाज़ उभरी, नन्ने, ओ नन्ने। नन्ने ने पलट कर देखा। नाजुक अंदाम महजबीन दरवाजे में खड़ी नजर आई। नन्ने ने हैरत से इर्द गिर्द देखा, दोनों हाथों से बाल संवारे, फिर लपक कर करीब आया। जी फरमाइए। वो कुछ शर्माए शर्माए से नजर आए। हैं? वो मुतहिर सी 2 कदम पीछे हटी। अभी तो आप कह रही थी नन्ने, ओ नन्ने। मैं अपने भतीजे को पुकार रही थी, उसने तनक कर कहा। जी। तभी पीपल के दरख्त के आसपास रेंगते 2 साला नन्हे मियाँ भी नजर आ गए। वो तन फन करते चौक में पहुँचे। बस बहुत हो गई। गेंद बाबू की तरफ आया था, उसने किक लगाने के बजाय कैच कर लिया, फिर उसकी तरफ पलटकर पूछने लगा, क्या हुआ नन्हे भाई? खबरदार, जो मुझे किसी ने नन्ना कहा हो, वो तनक कर बोला था। क्यों, तुमने अपना नाम बदल लिया है? पप्पा हंस कर बोला। यारो, गौर तलब मसला है। नन्ना झुंझलाया। लो भाइयों, सर जोड़ कर बैठो, अपना यार गौर तलब मसला लेकर आया है, खालिदी ने पुकार कर कहा तो दबी दबी मुस्कुराहट लिए वो सब उसके करीब आ गए। सोचो ज़रा, ये हमारे नाम है, नन्ना, पप्पा, खालिदी, गुड्डा, बाबू, हामी। कल तक तो ये नाम थे, आज कुछ और हो गए हो तो? खालिदी ने कान खुजाते हुए कहा। ज़रा सोचो, एक खूबसूरत हसीना आपको पुकार रही है और आप? उसने दिल गिरफ्ता अंदाज में सारी तफसील बताई। हद है भाई, पप्पा तड़प उठा। कल को यह हादसा उसके साथ भी हो सकता था। बस फैसला हो गया, आइंदा हमें सीधे नामों से लिखा और पुकारा जाए। हामी भैया ने फैसला सादिर किया। तुम्हारी क्या राय है? चुप शाह। हामी ने गुड्डे के कंधे पर दप रसीद की। वो चौंक गया। मैं तो ये सोच रहा था, कल को मेरी शादी हो गई तो मेरी बीवी मुझे गुड्डा कहकर पुकारेगी। वो बड़े तफक्कुर से कह रहा था। उसकी बात पर जो नारे लगे, गोया आसमान सर पर उठा लिया। पास से गुजरते चाचा बूढ़े ने खूनख्वार निगाहों से उन्हें घूरा। उसको उन लफंगों का चौक में खड़े होकर ठट्ठे लगाना जहर लगता था। ये कोई जगह है हंसने की? टोके बिना वो रह नहीं सकता था। उनकी हंसी को ब्रेक लग गई। चाचा, हंसने के लिए कोई मखसूस जगह बन गई है पिंड में? बाबू हाथों में फुटबॉल घुमाते हुए पूछने लगा। यूँ लगता है जैसे हज़ारों जिन एक साथ मिलकर चीख रहे हों। चाचे बूटे ने घूरा। हज़ारों नहीं चाचा, 1 2 3 बस 6-7 जिन हैं, मुझे निकाल कर, बाबू ने गिनकर बताया। यह गद्दार है, इसको। हामी की बात दरमियान ही थी कि इमरान और सलीम ने लपक कर बाबू की गर्दन दबोची। ना, पहले तुम ये बताओ कि ये कौन था? कौन सा ठिकाना है खेलने का? उधर शाम होती है और इधर तुम लोगों का डेरा यहाँ चौक में लग जाता है। आखिर ये गुजरगाह है, गाँव की बहनों बेटियों को इधर से गुजरना होता है। चाचा बूटा तब कर बोल रहा था। तो चाचा, हमने कब किसी को रोका है गुजरने से? बूटी ने हैरान होकर पूछा। कसम ले लो जो हमने किसी की तरफ एक आंख उठाकर भी देखा। दोनों आंखों की बात अलबत्ता अलग है। आखिरी जुमला खालिदी मुँह में खा गया था। चाचा, बाबू ने बाल खालिदी की तरफ उछाला और खुद दोस्ताना अंदाज में चाचे बूटे के कंधे पर हाथ रखा। मैंने सुना है तुम्हारे घर में कोई जादू टोना कर गया है।
बड़ा दोस्ताना अंदाज था, निगाहों में शरारत, लबों पर मुस्कुराहट मचल रही थी। चाचा ताव खा गया। जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ कौन मेरा दुश्मन है। चाचे बूटे ने खा जाने वाली नज़रों से बारी बारी सबको घूरा। एक एक को गोली से उड़ा दूंगा, पर क्या करूं, गोलियों की तादाद कम है। गोलियों का कोई मसला नहीं चाचा बूटे, हमसे लो, हामी भैया ने ऑफर की। मगर अब मेरा कोई बाल बेका नहीं कर सकता। मैंने भी साईं जी से तावीज़ ले लिए हैं। वो तावीज़ रखे कहाँ हैं चाचा? उस्मान ने अचानक पूछा। बैरूनी दरवाजे। पर तुम्हें क्यों बताऊं? चाचा ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। यूं ही चाचा मालूमात के लिए पूछ रहा था। वो सबकी तरफ देखकर बोला, सब जानता हूँ मैं, कितने पानी में हो तुम लोग। चाचा बूटा बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। पानी में? पर यार हम लोग तो खुशबू पर नहीं खड़े। गुड्डे ने परेशान होकर ज़मीन को देखा। उफ वो नाम नन्हे की तान वहीं टूटी। कह दिया ना यार, आइंदा तुझे सीधे नाम से पुकारेंगे, बूटी ने कहा। बाबू उठ खड़ा हुआ। मैं तो चलता हूँ। देखो मोहम्मद अली ने भैंसों को चारा वारा डाला है या नहीं? बाबू ने हाथ झाड़े। जा जा, मुझे तेरी बहन से याद कर रही हैं। तुझे तेरी बहन से याद कर रही हैं? खालदी हंस दिया। आप बकवास कम किया करें खालदी भाई। अच्छा, जाते हुए शेदू को भिजवा देना, हमारे पार्टनर तो पूरे होने चाहिए, उस्मान ने पुकार कर कहा। तो वो सर हिलाकर उठ गया। दरवाज़ा बंद था, क्योंकि जल्दी में था इसलिए खटखटाया कम और धड़धड़ाया ज़्यादा था। क्या मुसीबत है बाबू तुम्हें? अभी मैंने अनीज़ा को सुलाया था। पीनी ने झुंझलाकर दरवाज़ा खोला। वो शीदू की बहन थी। बाबू को देखते ही बरस पड़ी। तौहीद को भेजना, उधर बुला रहे हैं। उधर कौन तौहीद रहता है? पागल हो गए हो? उसने धाड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। है? बाबू भौंकचा रह गया। तभी दरवाज़ा दोबारा खुला। शीदू भाई का पूछ रहे हो तो सीधी तरह से कहो, पीनी ने झुंझला कर कहा। तो बाबू बस सर खुजा कर रह गया था। एहतसाम प्लीज़, मुझे गांव के यहाँ छोड़ा। वो उसको ढूंढती हुई कमरे तक आई थी। दरवाज़ा नॉक कर लिया करो, एहतसाम ने टोका। अच्छा ठीक है ना, ये लो। एना ने झुंझला कर अंदर खड़े खड़े दरवाज़ा नॉक किया। अहमक को, एहतसाम हंस दिया। हाँ अहमक हूँ, इसीलिए तो पुप्पो चाहती हैं कि मुझे सरता पाप बदल दें। वो वहीं दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। एहतसाम ने पेन बंद करके टेबल पर रखा, फिर ज़रा सा उसकी तरफ मुड़ा। बस वो हम सब चाहते हैं कि तुम में कोई कमी नज़र ना आए। कमी? एना ने सर उठाकर एहतसाम को देखा। कमी किस में नहीं होती एहतसाम? कौन है जो मुकम्मल हो? तुम्हें होना चाहिए, सामने बरजस्ता कहा। तो वो एक तवील सांस लेकर रह गई। तुम मुझसे कुछ ज़्यादा की तवक्को नहीं कर रहे एहतसाम? ऐना की गहरी निगाहों ने उसका चेहरा खोजा। एहतसाम खामोश हो गया। ऐना चंद कदम चलकर दीवार पर लगे उसके पोर्ट्रेट के सामने जाकर खड़ी हुई। मेरी अपनी भी एक शख्सियत है एहतसाम मुराद, मेरी अपनी कुछ ख्वाहिश, कुछ आरज़ुएँ, मेरे अपने कुछ ख्वाब। तुम्हारे सारे ख्वाब अब मेरे हवाले से होने चाहिए ऐना डियर। उसका लहजा व अंदाज कुछ शौक हुए। ऐना सर झटक कर मुस्कुराई, फिर उसकी मुस्कुराहट में मखसूस बेसाख्तगी नहीं थी। क्या हुआ, मम्मी की किस बात पर अपसेट हुई हो? एहतसाम ने ध्यान से उसे देखा। नहीं, वो सब तो चलता है पुप्पो, आखिर खैर छोड़ो। वो कुछ कहते कहते रुक गई। ऐना बस इतना याद रखो कि हम सब तुमसे मोहब्बत करते हैं। और इसी इजहार के बाद वो कमज़ोर पड़ जाती थी कि बहुत कुछ ना चाहने और ना पसंदीदा होने के बावजूद वो कबूल करना पड़ता था। क्या सोचने लगी? एहतसाम ने ज़रा सा झुककर साइड टेबल की दराज खोली। कुछ नहीं है। वो सर झटक कर दीवार पर लगी उसकी तस्वीर देखने लगी। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। एहतसाम ने खूबसूरत गोल्डन रेस्ट वॉच उसकी तरफ बढ़ाई। मेरे लिए? ऐना ने हैरत से उसे फिर घड़ी को देखा। अब हॉनको की तरह मुंह मत देखो। लो पहनो, एहतसाम ने टोका तो उसने झिम कर घड़ी पकड़ ली। अभी पहनो, वो इस्तेहकाक भरे लहजे में बोला था। ऐना ने घड़ी पहनकर कहलाई सामने की। कैसी लग रही है? समझ में नहीं आ रहा इस घड़ी की तारीफ़ करूं या तुम्हारे हाथ की। वैसे ये घड़ी इतनी कीमती थी नहीं जितनी इस वक्त लग रही है। उसने धीरे से घड़ी का डायल छुआ। ऐना ने हाथ पीछे कर लिया, फिर नॉर्मल से अंदाज में बोली थी, मैं नहा लूँ फिर मुझे छोड़ा ना। ऐना डियर, गिफ्ट लेने के बाद थैंक यू बोलते हैं, न जाने क्यों किसी भी खूबसूरत लम्हे के बाद। एहतसाम की कोई ना कोई बात उसे चिढ़ा कर रख देती, या शायद उसे आदत हो गई थी ऐना की हर बात पर गिरफ्त करने की। वो बुरी तरह चिढ़ गई। एहतसाम, मैं बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे हर बात समझाओ, और मुझे इस किस्म की फॉर्मेलिटीज़ निभाना नहीं आती। तो सीखो ना। तुम मुझे ड्रॉप करोगे या नहीं? कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। तुम मम्मी से इजाज़त ले लो। उसने फिर से फाइल खोले। पूछ लिया मैंने, बस मैं नहा कर कपड़े बदल लूँ। वो घड़ी देखते हुए पलटी। नहाने के बाद वो अपने लंबे घने बालों को सुलझा रही थी जब पुप्पो आई।
तो जा रही हो तुम? जी पुप्पो, मैं फिर आऊँगी। मैं तो चाहती थी ना तुम ये छुट्टियाँ यहीं गुजारो। पुप्पो बेड पर बैठ गए। पुप्पो, मैंने मामी और बीबी से वादा किया था कि गीले बालों में उंगलियां चलाते हुए वो उनके करीब आए। अच्छा ठीक है, तैयारी करो, एहतसाम इंतज़ार कर रहा है। एक तो 10 घंटे तुम्हारे बाल सूखने में लग जाएंगे, है ना? तुम बाल कटवा क्यों नहीं लेती? एक नई फरमाइश। ऐना ने दहल कर पुप्पो को देखा। पुप्पो, मेरे इतने खूबसूरत बाल हैं, कितनी मेहनत से तो बढ़ाए थे इसने। तुम्हारी मर्जी है, मगर ज़रा जल्दी करो, एहतसाम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करता। पुप्पो ने कहा तो वो तेज़ी से बालों में बैंड डालकर बाहर भागी। कब से बैठा हूँ? एहतसाम ने कहा तो वो चिढ़ गई। 10-10 घंटे बाबू का इंतज़ार करवाती हूँ हॉस्टल में, उसने तो मुझे कभी नहीं कहा। अहमक है वो, और मेरा मुकाबला उसके साथ मत किया करो। कितना फजूल रह जाता है। एहतसाम का ऐना को बुरा लगा तो खामोश होकर बाहर झांकने लगी। अब खफा होकर बैठ जाओ, नहीं तो। वो सर झटक कर अपना मूड ठीक करने की सही करने लगी। फिर कुछ याद आने पर उसकी तरफ रुक करके पूछने लगी, एहतसाम, पुप्पो कह रही थी मैं बाल कटवा लूँ। हाँ तो कटवा लो, तुम पर सूट करेंगे। वो कितने आराम से कह गया था, है ना? सचमुच खफा होकर बैठ गई। चाचे बूटे के दरवाजे पर से तवीज़ गायब हो गए। सुबह जब वो उठा तो दरवाज़ा खुलने में नहीं आ रहा था। खूब जोर लगाने के बाद जब वो दीवार फलांग कर बाहर आया तो पता चला भैंसों के चारे वाली खुरली दरवाजे के साथ ऊंधी मुँह पड़ी थी, जिसकी वजह से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। और ये शरारत जिन नहीं कर सकते थे। चाचा अपनी बंदूक की गोलियां गिन रहा है, बूटी ने आकर इतला दी थी, और वो सब अब भी सबसे बेनियाज फुटबॉल खेल रहे थे। पहले सबूत तो लाए चाचा। बाबू ने किक लगाई। फुटबॉल उड़ता हुआ रिमशा के कंधे से टकराता हुआ राइमा के सर पर लगा। उसकी चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया था। बस बस गुड़िया, कुछ नहीं हुआ। पहलाने पचकारने के साथ बाबू ने सारी जेबें खंगाल कर इकलौता सिक्का निकाल कर उसकी हथेली पर रखा। तब उसका राग बंद हुआ। वो हमसे इतना आजिज़ है कि बगैर सबूत के भी शूट कर सकता है। पप्पा बोला। एक वो क्या, हमसे तो पूरा गांव आजिज़ है। खालिदी ने हंसकर फुटबॉल मुखालिफ टीम की तरफ उछाल दिया। हालांकि हम बहुत मासूम लोग हैं। ये गुड्डा था। अपने बारे में बेवकूफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लो, हमें ऐतराज़ नहीं। बाबू हंसा। बाबू भाई, ओ बाबू भाई, रचना बैठक का दरवाज़ा खोले उसे पुकार रही थी। क्या है? मामी कहती है गंदम चक्की पर रखाऊंगा। उसने हाथ हिलाकर गोरा टाला था। मैच आखिरी मराहल में था। गली के मोड़ पर बाजी असलम हस्बे मामूल दूध की बाल्टी सर पर रखे नमूदार हुई। ऐन उसी लम्हे इमरान ने किक लगाई थी। फुटबॉल उड़ता हुआ उनकी दूध की बाल्टी में जा पड़ा। लो, मारे गए। भागो यारो। बाजी असलम ने शर्रबार निगाहों से उन्हें घूरा ही था कि इमरान ने भागने के लिए पर तोल लिए। मेरा ख्याल है भागना मुश्किल है, बेइज्जती करवा लेते। गुड्डे ने फौरन हथियार डाले थे। ज़रूर, क्यों नहीं। बैठक का दरवाज़ा सामने ही खुला था। बाबू लपक कर अंदर जा घुसा। ना तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बाजी असलम की आवाज़ गूंजी। आती है, मगर हम लिफ्ट ही नहीं करवाते। वो उल्टा शर्मिंदा होकर निकल जाती है। खालिदी ने लुकमा दिया था। बाबू सर हिलाते हुए बाथरूम के रास्ते घर में चला गया। सारे शहर में धुआं फैला था। वो उस तरफ आ गया जहाँ कमरे के साथ सीमेंट की छोटी 3 दीवारें बनाकर किचन के अलावा खाना पकाने का इंतज़ाम था। ऐना धुएं में फूंके मार मार कर बेहाल हो रही थी। आग थी कि जलने में ही ना आ रही थी। ये तुम जिन निकाल रही हो? दीवार पर हाथ रख के वो मुतबस्सिम लहजे में पूछने लगा। निकल तो आया है, वो चिढ़कर बोली थी। साथ ही दुपट्टे के कोने से आंखों से बहते आंसू साफ किए। ये तुम कर क्या रही हो? वो घूमकर उसके करीब बैठकर छोटी छोटी लकड़ियां चूल्हे में डालने लगा। चाय बना रही हूँ अपने लिए। अजीब लोग हो तुम भी, मेहमान खुद अपनी खातिर मदारत करते हैं। ऐना ने उसकी मेज़बाना गैरत को जगाना चाहा। वो हंसने लगा। मेहमान कौन? बाढ़ में जाओ, ऐना ने चिढ़कर कहा। फिर इर्द गिर्द माचिस ढूंढने लगी। न जाने कहाँ रखती थी, शायद कोई बच्चा उठा कर ले गया था। उफ, कहीं से माचिस ही ढूंढ लाओ बाबू, वो झुंझला कर बोली। बाबू ने इधर उधर हाथ मारा, फिर कमीज़ की ऊपरी जेब से इकलौती माचिस की तीली निकाली, कोयले से सुलगाई और आग जला दी। ऐना ने हैरत से उसे देखा। ये जेबें माचिस की जगह तीलियाँ रखने की खास तुक है। वो बस मुस्कुरा कर खौलते पानी में पत्ती डालने लगा। हर अजीब हरकत तुम ही से मंसूब है बाबू। चौधरी बाबू की क्या बात है ना बीबी, वो इतराया। एक आलम मेरी तारीफ़ें करता है। लोगों का दिमाग ख़राब हो गया होगा, सबका एक साथ नहीं हो सकता। वैसे तुम आई कैसे? एहतसाम छोड़ गया था। वैसे है ना तुम्हारा ये कज़न? आगे कुछ मत कहना। ऐना ने वार्निंग के अंदाज में उंगली खड़ी की तो वो हंस दिया। पता नहीं तुम दोनों की आपस में बनती क्यों नहीं। ऐना उबलती हुई चाय की तरफ मतवज्जे हुई। क्या जनाब मेरे बारे में कुछ फरमा गए हैं? नहीं, कुछ ख़ास नहीं। तुम बताओ, आज यूनिवर्सिटी नहीं गए? ऐना ने बात बदली। यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। उसने याद दहानी कराई और खड़ा हो गया।
जा कहाँ रहे हो? मम्मी तुम्हें कब से ढूंढ रही हैं। यही हूँ। उसने कोने में पड़े गन्ने के ढेर में से एक गन्ना चुना, उसे 2 टुकड़े करके चूसने लगा। तौबा है, सत्ता छोड़, इन बच्चियों ने तो। ऐना उठो, तुम भी क्या सोचती होगी। मम्मी ने आते ही काम से लगा दिया। मम्मी जायदा अंदर से बरामद हुई, मगर रानिया इतना रो रही थी। छोड़िए मम्मी, आप भी किन तकल्लुफ़ात में पड़ गए। ये सोचना होता तो पुप्पो के हाथ से जान छुड़ाकर क्यों भागी आती। वो आंखें मलती हुई खड़ी हो गई। अब जल्दी यहाँ से भागोगी? बाबू ने लुकमा दिया। ख्वामखा ही, मेरी मामी बहुत क्यूट है, वो दलार से बोली। सिर्फ मामी क्यूट है? बाबू कान को जाकर पूछने लगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँगी तो गलत फहमी है जनाब की, ऐना ने चिढ़ाया। खैर, मेरी तारीफ़ तो एक आलम करता है मियाँ मिट्टू, बड़ी खुशफहमी है तुम्हें। खुशफहमी? हस्बे आदत वो कोई एक लफ्ज़ दोहराकर हंसने लगा और अन्ना उसकी उसी बात पर चिढ़ती थी। बाबू, कब से कह रही हूँ कि गंदम चक्की पर डाला, आटा घर में ख़त्म होने वाला है। मामी ने टोका तो वो पढ़कर साइकिल बाहर निकालने लगा। वो और मामी डिपो पर कपड़ा देखने आए थे। फैसला ना हुआ तो कहीं थान उठाकर घर ले आए। अब सर जोड़े सोच रही थी कि कौन सा सूट रखा जाए और कौन सा वापस किया जाए। ऐना को ग्रीन कलर पसंद था। मामी जाहिदा के ख्याल में ग्रे सूट का प्रिंट ज़्यादा अच्छा था। बाबू, बात तो सुनो। वो घर में दाखिल हुआ ही था कि ऐना ने पुकार लिया। देखो ना, मैं इनमें से कौन सा सूट लूँ। बाबू ने सारे कपड़ों को बारी बारी देखा, फिर ऐना को। ये अच्छा है। ग्रीन सूट उसके हाथ में था। मैं भी यही कह रही थी, ऐना ने खुश होकर बताया। चलो यही ले लो। बाबू, तुम ये बाकी थान वापस कराओ और इस सूट के पैसे दे आना। मैं ज़रा नसीम कंवल के घर जा रही हूँ। मामी ने रानिया को कंधे से लगाया। बाबू किचन में चला गया। ऐना कुछ देर बैठी सूट देखती रही, फिर उकता कर किचन में चली आई। बाबू आलू के कतले काट रहा था, एक प्याले में बेसन घोल रहा था। क्या कर रहे हो बाबू? भंगड़ा डाल रहा हूँ। बको नहीं, ऐना हंस दी। बाबू ने एक पल को रुककर उस हंसी की खनक को जज़ब किया, फिर से मसरूफ़ हो गया। ऐना उसके चलते हुए हाथ देखती रही। जब भी वो यहाँ आई उसने यही देखा था कि उसने कभी अपने काम के सिलसिले में किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अपने क्या, दूसरे हज़ारों काम थे जो उसने अपने ज़िम्मे ले रखे थे, और ये ढेरों काम करते हुए ऐना ने कभी उसके माथे पर बल नहीं देखे थे। यूँ ही तो हर शख्स उसकी तारीफ़ें नहीं करता था। बहुत छोटा सा था जब छोटी खाला उसे यहाँ ले आई थी, और बाबू बहुत हैरान होकर कहता था, मैं हैरान हूँ कि मेरी माँ ने अपना पहला बेटा ही दे दिया। छोटी खाला की शादी हो गई। ममानी जाहिदा घर आई। वो भी बहुत अच्छी तबीयत की खातून निकली, तो वो यहाँ से जाने का रास्ता भी भूल गया। माँ बुलाती रहती, कभी आकर मिल जाओ। वो लापरवाही से कंधे अचका देता, फुर्सत नहीं। अगर मेरे जायज़े से फुर्सत मिल गई हो तो ज़रा आग जलाने की जहमत कर लें। बाबू अचानक सर उठाकर बोला था। वो जो बेध्यानी में उस पर नज़रें जमाए खड़ी थी, झिम कर बोली थी, बदतमीज़, इतने सुपरमैन नहीं हो तुम। सुपरमैन होगा तुम्हारा वो एहतसाम, मैं तो हूँ चौधरी यासीन। फॉर गॉड सेक बाबू, कोई मौका तो जाने दिया करो। उसने चिढ़कर हाथ जोड़े। चलो जाने दिया। वो बेसन में नमक मिर्च मिलाने लगा। तुम्हारे एग्ज़ाम कब हो रहे हैं? कौन से एग्ज़ाम? उसने हरा धनिया ढूंढा। MA के। यूनिवर्सिटी वालों को पता होगा। कैसी लापरवाही थी उसके अंदाज में। तुम्हारी तैयारी कैसी है? घर में अकेली थी, बोर होने से ज़्यादा बेहतर था कि उससे बातें कर ली जाए। कर लेंगे, तैयारी तो कोई मसला ही नहीं। वो सारा सामान उठाकर किचन से बाहर निकल गया। बाबू, कभी तो किसी बात का जवाब संजीदगी से दे दिया करो। क्या मतलब? मैं बहुत संजीदगी से गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये ज़रा पीसना। उसने हरी मिर्चें ऐना के सामने रखी। ज़रा इसी देर में वो कढ़ाई चढ़ाए आलू के कतले बेसन लगाकर तल रहा था, साथ ही दही का रायता भी तैयार था। बाबू, तुम्हें जॉब तो कोई देगा नहीं, मेरा ख्याल है यहीं काम शुरू कर देना। आलू के कतले बहुत मज़े के थे, कुछ भूख भी लगी थी, सो वो खाए गए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। बाबू की हर बात ही उल्टी थी। अभी तो तुमने मेरे हाथ के पकौड़े नहीं खाए। बाबू, तुमने कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा है? ऐना ने कतला प्लेट में रखकर बहुत संजीदा नज़रों से बाबू को देखा। उसे अपना ये सादा और लापरवाह सा कज़न बहुत अजीज़ था, जिसे एहसास भी ना था कि वो इस घर और इस घर के लोगों के लिए कितना अहम है। ऐना को कभी वो एक बच्चे की तरह लगता, मासूम और बेरिया, और कभी उसे लगता वो एक संजीदा इंसान है, अपनी ज़ात में तन्हा और एहसास। मुझे क्या ज़रूरत है? मेरे बारे में सोचने वाले और बहुत हैं। उधर मेरे मामू ममानी और उधर मेरे अम्मी अब्बा। मामू तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं। तुम स्टडीज़ पर ज़रा ध्यान नहीं दे रहे। ये स्टडीज़ भी कोई ध्यान देने वाली चीज़ है? बाबू काम ख़त्म हो गया था, सो वो मज़े से खा रहा था। हाँ, और वो सब ध्यान देने वाली चीज़ें। कभी किसी के खेत से गन्ने चुरा लिए, कहीं बाग पर छापा मारा, तो कभी आलूओं का खेत उजाड़ा। कोई फिल्म ऐसी भी है जो तुमने ना देखी हो? सारा दिन चौक में अपने उन लफंगे दोस्तों,
देखो उनको कुछ मत कहो, उनमें कुछ हमारे रिश्तेदार भी होते हैं। उसने बगैर गुस्सा किए बड़े आराम से समझाया था, जैसे उसके गुस्से से मज़ा ले रहा हो। अच्छे रिश्तेदार हैं, बिगाड़ रखा है तुम्हें। है बाबू, बिगड़ गया है, मुझे तो खबर भी ना हुई। वो बड़ी हैरत से बोला था। सारा दिन हामी की बैठक में क्या करते हो? इतने फजूल वाक़ये सुने हैं मैंने उसके बारे में। कौन से वाक़ये सुन ले बाबू, तुम कभी सुधरोगे भी? बस ये ऐना की झुंझलाहट की हद थी। बाबू सुधर सकता है अगर। बाबू की एक सरसरी सी निगाह ऐना की तरफ उठी, फिर वो सर झटक कर खामोश हो गया। अगर? ऐना ने सवालिया नज़रों से उसको देखा। अगर बाबू को एक कप चाय का मिल जाए, वो भी मैं बनाऊँ या तुम बना दोगी? किस आसानी से वो बात बदल गया था। बना देती हूँ, पता नहीं तुम मुझे इतना गुस्सा क्यों चढ़ा देते हो। इतना गुस्सा नहीं करते ऐना बीबी, वो आराम से कहकर उठ गया था। ऐना चाय का सामान लेने किचन में चली आई। सर्दी की शिद्दत में एकदम ही इजाफा हुआ था। सुबह तो कमरे से बाथरूम का दरवाज़ा भी नज़र नहीं आ रहा था। दूर दीवार धुंध की लपेट में थे, दरो दीवार धुंध की लपेट में थे। वो सब पिछले कमरे में दरी पर लहाफ ओढ़े आग सेंकने और मूंगफली खाने में मशगूल थे। बाबू हस्बे मामूल रिमशा को छेड़ बैठा था और अब दोनों की ज़ोरों शोर से लड़ाई हो रही थी। बाबू, तुम भी बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हो, थोड़ा रोब रखा करो। बाबू ने एक बार फिर खामोश बैठी रिमशा के सर पर चपत रसीद की थी। बाबू का रोब बहुत है, वो हंसा। ये बाबू मेरी समझ में नहीं आता। वो जायदा मामी की तरफ पलटी। बाबू किसी की समझ में आ ही नहीं सकता। बाबू बहुत गहरा बंदा है। बाबू, कभी संजीदा होकर बात कर लिया करो। ऐना जब भी उससे बात करना चाहती वो यूं ही टालता रहता। मामू खफा रहते कि वो पढ़ता क्यों नहीं है। बाबू का एक ही शौक़ था, क्रिकेट। यूनिवर्सिटी की टीम की तरफ से खेलता, अच्छा प्लेयर था। सारी टीम मेरे सर पर चलती है, यह उसका दावा था। तभी तुम्हारे सर के बाल कम होते जा रहे हैं। ऐना लुकमा देती। मुझे तो सिर्फ क्रिकेट स्टार बनना है। वो तुम बन चुके। मामी जायदा ने लुकमा दिया। देखना, जब मैं शारजा में अपना मैच खेलूँगा तो शोहरत का आसमान मेरे कदमों तले होगा। वो एक ही जश्न में न जाने कहाँ पहुँच गया था। साहब वापस आ जाइएगा। ऐना ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया तो वो चौंक कर हंसने लगा। सुनो, ऑटोग्राफ अभी ले लूँ या बाद में दे दोगे? वो भी उसी अंदाज में बोली। अभी ले लो, बाद में तो मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। बाबू शौक लहजे में गोया हुआ तो ऐना ने उससे कुशन खींच मारा। दरवाजे पर दस्तक हो रही है बाऊ, मामी जायदा ने कहा तो वो रिमशा के सर पर चपत लगाकर खड़ा हो गया। रिमशा चीख उठी थी, फीनी नाक वाली। वो चिढ़ाता हुआ गया था। इन दोनों की नहीं बनती। मामी ज़्यादा तंग आ जाती थी उनकी लड़ाई से। तभी बाबू के मैयत में कुछ मेहमान आ गए। लैया से मामी ज़ायदा उनकी पजीराई को आगे बढ़ी। एक तो तुम्हारे यहाँ मेहमान बहुत आते हैं बाबू, से मेहमानों की बेवकताम खटकी थी। तो बंद करा दूँ उनका आना। वो दोनों बाहर निकल आए थे। खैर ऐसा भी नहीं कहा मैंने। अनन्या अनार की खुश टहनी तोड़ी और बरआलूद आसमान को देखने लगी। बाबू, मुझे ये मौसम बहुत अट्रैक्ट करता है। ऐना की निगाहों ने आसमान पर उड़ते आवारा तन्हा परिंदे का ताक़ुब किया। बाबू ने पलटकर उसे देखा। वो उसे बादलों की ओर से झांकती सूरज की पहली किरण जैसी अनोखी और खूबसूरत लगी और अपने ही किसी एहसास से खौफजदा होकर वो सर झटकते हुए बोला था, ऐसा क्या है इस मौसम में? मेरा दिल चाहता है मैं आवारा बादल बन जाऊँ। वो ख्वाबनाक लहजे में बोली। आवारा बादल? बाबू ने उसे देखा, फिर हंस दिया। हंसने की क्या बात है? ऐना के लहजे में खफ की दराई तो बाबू कान खुजाकर बोला, बहुत अजीब बातें करती हो तुम। तुम्हें लगती हैं? ऐना, वो लोग चाय नहीं पियेंगे, खाना खाएंगे। बाबू, तुम भागकर गोश्त वगैरह ले आओ। मामी जायदा अंदर से बरामदे। आप उनके पास बैठिए मामी, मैं और बाबू पका लेंगे। ऐना ने कहा तो बाबू ने चौंक कर उसे देखा। खानसमा ही समझ लिया है तुमने तो। मैंने सुना है तुम गोश्त बहुत अच्छा पकाते हो। मैं हंडिया पका देता हूँ, तुम भैंसों का दूध दोआओ। अब यहीं खड़े बातें बनाते रहो। मामी जायदा ने झुंझला कर कहा तो वो साइकिल उठाकर बाहर निकल गया। ऐना प्याज वगैरह काटने लगी। तभी ध्यान पढ़कर एहतसाम की तरफ चला गया। वो जब से यहाँ आई थी एहतसाम ने एक बार भी पढ़कर फ़ोन नहीं किया था और जब से उसे एहतसाम की पसंदीदगी पता चली थी और पुप्पो ने उसके रिश्ते की सरसरी अंदाज में बात की थी, वो गैर महसूस तरीके से उनकी पसंद में ढलती जा रही थी। कभी कभी एहसास होता तो वो अजीब से अंदाज में सोचने लगती, मेरी अपनी शख्सियत कहाँ है? पता नहीं तुम बैठे बैठे कहाँ पहुँच जाती हो। बाबू ने उसके करीब सौदे का लिफाफा रखा। यही हूँ, वो चौंक कर बोली। बाबू दूध की बाल्टियाँ उठाने लगा। बाबू, ऐना ने बड़े प्यार से पुकारा था। वो दरवाजे में रुककर उसे देखने लगा। मुझसे आग नहीं जलती, ऐना बेचारगी से बोली थी। लो, बाबू सर पर हाथ मार कर रह गया। फिर उसने बाल्टियाँ रखी, ऊपर से लकड़ियाँ गन्ने की खोरी लाकर आग जला दी। फिर हंस कर बोला था, मेरा ख्याल है मैं ख़वातीन वाले काम भी बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ। तो फिर तुम ही कर लिया करो। उसने हंडिया चढ़ाई।
जब तक उसकी हंडिया तैयार हुई बाबू दूध ले आया था। अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, उसने कहा और बैठक में जा घुसा। ऐना ने मटर पुलाव बनाया, कस्टर्ड तैयार किया, सलाद बना कर रखा। थोड़ी थोड़ी देर बाद मामी जायदा भी आकर हाथ बटा जाती थी। रोटियां तवे पर पकती थी, जो तनहा ऐना के बस की बात नहीं थी। बीबी अपनी बेटी के घर कल से गई थी, सो वो बाबू के सर जा पहुंची। बाबू बाबू, वो शायद सचमुच हो गया था। क्या हुआ? रोटियां सेंको आकर मारे गए। एक तो ये मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, ऐना ने चिढ़ाया। चलो आटा लेकर, मैं आ रहा हूँ। उसने अपने जोगर पहने। हवा सर्द मगर तेज थी। बाबू मुझे किसी दिन मुरब्बे की सैर करने जाना है, पेड़े बनाते हुए ऐना ने कहा। जिस दिन मैं पजेरो ले लूँगा तब जाना, बाबू ने आग जलाकर तीली हस्बे मामूल कमीज़ की ऊपरी जेब में डाली। तब तो मैं जा चुकी। आग ढंग से जल ही नहीं रही थी, धुआं ही धुआं हो रहा था। वो चिढ़कर बोली थी, क्या मतलब? मुझे गाड़ी लेनी है, उसको जोतने के लिए बैल भी खरीद लेना। कमाल है, यानी मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं, वो खांसते हुए बोला। सारा धुआं उसी की तरफ जा रहा था। आग तो जलाओ तुम, हवा तेज़ है। बाबू का बुरा असर हो रहा था। उठकर इस तरफ आओ, ऐना ने परात एक तरफ की। वो अभी खड़ा ही हुआ था। तेज़ हवा के झोंके ने चिंगारियाँ उड़ाई और गन्ने की सूखती कोरी गन्ने के ऊपर से उतरने वाली छाल पर जा पड़ी। साथ ही आग भड़क उठी। उफ, ये क्या हुआ? ऐना घबरा कर खड़ी हुई। आग लग गई है, बाबू ने गोया इत्तला दी। उसका इत्मीनान हनूज बरकरार था। साथ ही वो पाँव की मदद से आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, मगर तेज़ हवा उसे मजीद भड़का रही थी। पानी लाओ ना, ऐना दूर कोने में जा खड़ी हुई थी। बाबू नीचे से पानी की बाल्टी लेकर आया, मगर आग बुझने तक सारी खोरी जलकर राख हो गई थी। अब क्या करें? ऐना ने परेशानी से पूछा। आओ। वो साथ वाली छत पर चला गया। ये हैदर भाई का घर था, जो उनके रिश्तेदार भी होते थे। उनके तवे पर रोटियां पकाकर नीचे आए। उन्होंने किसी से आग लगने का जिक्र नहीं किया था, मगर थोड़ी देर में नसीम कंवल आकर पूछ रही थी, आपकी छत पर आग कैसे लगी? आग? कौन सी आग? बाबू के लहजे में मासूमाना सा तहीर था। लगी थी, मैंने खुद देखी थी, वो झुंझलाकर बोली। अच्छा, वो तो हम आग लगाकर देख रहे थे कि किस तरह लगती है। वो लापरवाही से कंधे अचकाकर हंसा था। ऐना बस उसे घूर कर रह गई। वसी और रीस सहन में सरमा की नरम गुलाबी धूप बिखरी थी। उस धूप में माँ की गोद जैसी गर्मी थी, जो उसे धीरे धीरे थपक रही थी। वो चारपाई पर कसमबंदी से पड़ा, पाँव झुलाते हुए अनार के पेड़ की टुनमुन शाखों की अकब में डोलती पतंग को देख रहा था। मंडेर पर कौवे की काई काई ने शोर मचा रखा था। सहन के कोने में ताज़ा शलजमों का ढेर नल के नीचे लगा था। बीबी उनको धो धोकर टोकरे में रख रही थी। राइमा उनके इर्द गिर्द शलजमों के साथ खेल रही थी। तो तगड़े बकरे दरवाज़ा खुला देखकर अंदर आ घुसे और शलजमों के छिलके खाने लगे। बाऊ, ओ बाऊ, उठकर दरवाज़ा बंद कर दो, बीबी ने हस्बे मामूल उसके निकनेम को मज़ीद मुख्तसर किया। वो सुनी अनसुनी करके यूं ही पड़ा रहा। आग और धुएं से उलझती ऐना ने सर उठाकर बाबू को देखा। उसने बाबू के पास ऐसे फुर्सत के औकात बहुत कम देखे थे। ऐना ने दुपट्टे से आंखों से बहता पानी साफ किया, अदरक मंडेर पर लगाकर टिकाकर उसके पास चली आई। हाथ में मटरों से भरी टोकरी थी। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बहुत संजीदा नज़र आ रहे हो। बाबू ने आंखों से बाजू हटाकर उसे देखा और बैठ गया। संजीदगी का दूसरा मतलब तबीयत की खराबी है क्या? बिखरे बालों में उंगलियां चलाते हुए वो मुस्कुराया। कम अज़ कम तुम्हारे बारे में यही कहा जा सकता है। वो उसके पास बैठकर राइमा को देखने लगी। बाबू सर झटक कर खामोश हो रहा। बाबू, ईद आ रही है। कुछ देर बाद ऐना ने गोया इतला दी। तो क्या आने ना दूँ, रोक दूँ? वो उसके साथ मटर छीलने लगा। ओह, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि ईद पर क्या पहनोगे? जो तुम कहो। वो मूड में आया। साड़ी पहन लो, ऐना ने जलकर कहा तो वो खुलकर हंस दिया। मोहतरमा, इस ईद पर लिबास से ज़्यादा बकरों की फ़िक्र की जाती है। क्यों? क्या बकरों की खाल पहनने का इरादा है? ऐना ने चिढ़कर कहा तो बाबू ने झट सा हिलाया। वैसे आइडिया बुरा नहीं, बशर्ते ये कि तुम ये ईद किसी जंगल में गुजारने का इरादा रखते हो। आइडिया तो ये भी बुरा नहीं अगर, और हस्बे मामूल बहुत सी बातों की तरह वो ये बात भी अधूरी छोड़ गया था। अगर? ऐना की सवालिया नज़रें उसकी तरफ उठी। बाबू अभी बात बदलने का सोच ही रहा था कि मंडेर पर बैठे कौवे ने चपड़ कर अदरक पंजों में दबाया और उड़ गया। ऐना अरे अरे कहती रह गई, फिर उसका बाजू खींचकर बोली, कौवा अदरक ले गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर? बाबू ने कदरे हैरत से पूछा। उफ, वो बाहर सड़क पर गिरी है। ऐना की निगाहें कौवे के ताक़ुब में थी। वो बाहरी खंबे की तार पर बैठा काएं काएं कर रहा था। अदरक उसके पंजों से छूट चुकी थी।
मैं तो कहता हूँ आज हंडिया में अदरक ना ही डालो। वो दीवार से टेक लगाकर दोनों कुनियाँ घुटनों पर टिकाते हुए बोला। गोया उठने का कोई इरादा ना था। बाहर में जाओ, वो गुस्से में कहकर मटर छिलने लगी। अंदर फ़ोन की बेल गूंज रही थी। ऐना, एहतसाम का फ़ोन है। मामी जाहिदा की आवाज़ आई। एहतसाम का? वो मटर छोड़ छाड़ अंदर की तरफ लपकी। बाबू ने उसका बेताब होकर उठना बहुत महसूस किया और लग भेंच कर रह गया। बीबी उठकर बकरियों को बाहर निकालने लगी। बाबू, ये शलगम तौहीद के घर तो दे आओ, बीबी ने पुकार कर कहा। अच्छा, उसने महज डाला था कि ज़हन कहीं और उलझा था। एहतसाम का फ़ोन था। कोई फंक्शन है पुप्पो के यहाँ, बुला रहे थे बाबू। तुम मुझे छोड़ आओगे? वो उसे पूछने लगे। दो गाड़ियाँ हैं उनके यहाँ, एक तुम्हारे लिए क्यों नहीं भिजवा देते? उठते हुए बज़ाहिर वो नॉर्मल से लहजे में बोला था, मगर ऐना को उसका लहजा अजीब सा लगा। तब भी बेख्तियार उसका हाथ थाम कर रोकते हुए पूछने लगी, ये तुम दोनों एक दूसरे से इतना चिढ़ते क्यों हो? बाबू ने एक लम्हे को उसके नाजुक गिरफ्त अपने हाथ पर महसूस की, फिर एक हल्के से झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला था, कभी ये सवाल एहतसाम साहब से भी किया है? ऐना न जाने क्यों खामोश सी हो गई थी। अच्छा, अब ये मुंह मत बनाओ, छोड़ आऊँगा, वो साहब का मूड में वापस आकर बोला और ज़रा झुककर चारपाई के नीचे चप्पल ढूंढने लगा। चप्पल वहाँ होती तो मिलती। राइमा अपने नन्हे मुन्ने पाँव में उसके चप्पल पहने खसड़ खसड़ कर रही थी। बाबू तुम बहुत अच्छे हो, हस्बे मामूल वो बेख्तियार बोली। ये नई इत्तला हरगिज़ नहीं है। बाबू मुस्कुराया। राइमा को बहला फुसलाकर अपने चप्पल लिए और बाहर निकल गया। ऐना मटर छीलते हुए सोचने लगी, कॉलेज खुलने में बस चंद ही बाकी थे। हकीकतन उसका दिल यहाँ लग जाता था। मामू बेबी बहुत ख्याल रखते थे उसके, बच्चे इतना प्यार करते। मामी जाहिदा के साथ तो खूब दोस्ती थी और बाबू भी जहाँ तंग करता वहीं रात को गर्म राख में आलू दबाकर आग सेंकते हुए अपनी सारी दिन की रदाद अपनी दोस्तों की शरारतें उसे सुनाया करता था। वो कभी उससे सरजनिश करती तो कभी उसके साथ उसकी बातों को एंजॉय करने लगती थी। बहरहाल छुट्टियां इतनी जल्दी गुजर गई, पता भी न चला। एकदम राइमा की चीखों ने उसे दहला कर रख दिया। नंगे पाँव वो बाहर की तरफ भागी। अगले लम्हे उसे समझ में आया कि वो पहले हंसे या राइमा को बकरियों की गिरफ्त से आज़ाद कराए। बाबू दरवाज़ा खुला छोड़ गया था। राइमा शलजम हाथ में लिए बाहर की सीढ़ियों पर आ बैठी थी। अब वो गोद में शलजम छुपाए चीख रही थी और 4 अदद हट्टे कट्टे बकरे उसकी गिरफ्त से शलजम छीनने की कोशिश में मसरूफ़ थे। वो उसे उठाकर अंदर ले गई। घनी तारीखी हल्की रिमझिम और सर्द हवा, आसमान पर तारे और चांद बादल उड़े सो रहे थे। तभी गांव की आखिरी गली से 5-6 साए बाहर निकले और माल्टों के बाग में घुस गए। इंतहाई नामाकूल वक्त है ये, इंतहाई झुंझलाई हुई आवाज़ उभरी। अगली आवाज़ महज एक धप थी जो यकीनन उसकी बात का जवाब था। बेटे, यही मुनासिब वक्त है। ऐसे में तो चौकीदार की भी हिम्मत नहीं कि घर से निकले। ये दूसरी आवाज़ थी। हाँ, ऐसे मौसम में दिमाग सिर्फ हम जैसों के ही ख़राब हो सकते हैं, इंतहाई जल बुनकर फरमाया गया था। और जो हमारी कुल्फ़ी जम रही है वो, आवाज़ की कपकपाहट जाहिर कर रही थी कि कुल्फ़ी वाकई जम रही थी। हिम्मत करो शहजाद, एक हौसला अफजा आवाज़ आई थी। लो, मंजिल आ गई। सुबह की रोशनी में जो दरख्त ताड़े थे वो ऐन उनके नीचे खड़े थे। बाबू चढ़ ऊपर, हुक्म सादिर हुआ। हरगिज़ नहीं, जवाब हस्बे तवक्को था। चढ़ तू। और उससे कबल के वो अंधेरे में बाबू का नफ़ी मिलता सर देखते थे। 3-4 हाथों ने उसे खींच खांच कर दरख्त पर चढ़ा दिया था। चलो उतारो। क्या? बाबू की हद दर्जा मतहीर सवालिया अंदाज पर उन सब ने उसे अंधेरे में घूरने की नाकाम कोशिश की। अच्छा, उसकी समझ में उस शरीफ में खुद ही आ गया था। ये लो पहला। उसने हाथ बढ़ाकर संतरा तोड़ने की कोशिश की। न जाने क्या हाथ में आया था कि बाबू की चीख अंधेरे में गूंजती चली गई। क्या हो गया? सभी ने एक साथ पूछा। पता नहीं क्या था, शायद कोई जानवर था। बाबू ने संभल कर कहा, शेर होगा। नीचे से बड़ी मासूमियत से फरमाया गया। मैं आ रहा हूँ। वो फ़ौरन से पेशता नीचे आने को तैयार था, मगर नीचे वालों की मतवातर धमकियों ने उसे दोबारा वापस पहुँचा दिया। बोरी निकालो। ये लो। वो ये मेरी कमीज़ का दामन है, कोई झुंझलाया था। पहला माल्टा ऊपर से नीचे आया, साथ एक चीख उभरी। उसके फ़ौरन बाद दूसरी चीख थी। वो ये क्या हो रहा है? बाबू ने झुंझला कर पूछा। एक लम्हे को खामोशी छाई, फिर बुनाकर बूटी बोला था, तुमने माल्टा मेरी नाक पर मारा था। मैंने माल्टा मारा था, तुम नाक हटा लेते। बाबू तड़के पे तड़के बोला। और ये दूसरी चीख किसकी थी? ये मोटा मेरे पाँव पर चढ़ गया था। नन्हा गुस्से से बोला। मोटा किसको कहा है? खालदी की आवाज़ ने बताया कि उसके पाँव पर वो चढ़ा था। तुम्हें उसके साथ ही न जाने किसको क्या रसीद किया गया था। बस अंधेरे में कुछ साए गुत्थम गुत्था हो गए थे।
बस बहुत हो गया, तुम तो इस बाग को ही हामी की बैठक समझ बैठे हो। तोहिन ने सबको डांटा। अभी वो चौकीदार आ गया तो सवाद आ जाएगा। उसके बाद सारा मरहला बहुत ज़रूरत और खामोशी से तय हुआ। आधे के करीब बोरी मार्टों से भर गई। खबरदार हो, ये कौन है? चौकीदार की भारी धाड़ के साथ ही बाबू एक ही जंप पे नीचे था। भागो यारो, वो सब बकरों के रेवड़ की तरह भाग निकले। वो माल्टे किसके पास है? बूटी को अचानक ख्याल आया। वहीं छोड़ दी बोरी। तोही ने बताया तो पप्पा एकदम खड़ा हो गया। ये तो कोई बात ना हुई, माल्टे छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? बोरी समेत भागा नहीं जा रहा था। गुड्डा बोला। कुछ भी हो, इतनी मेहनत की हमने, पप्पा मसमम लहजे में बोला था। मार खाने का बहुत शौक हो रहा है यारो, बाबू झुंझलाया। भले कुछ भी हो, वापस पलटो। वो सारे के सारे वापस पलटे। चौकीदार जो सरपट उनके पीछे भागा आ रहा था ठठक कर रुका। 6-7 साल उसकी तरफ लपक रहे थे। या इलाही बख्श, ये तो कोई बुतने लगते हैं, भाग इधर से। वो सर पर पाँव रखकर भागा था। वो सब एक लम्हे को हैरान हुए, फिर इत्मीनान से कंधे पर माल्टे लादे और हामी भैया की बैठक में आ गए। यार वो हमें देखकर भाग क्यों गया? पप्पा खासा हैरान था। उसने तुम्हें देख लिया होगा मेरे भाई। पप्पा अच्छे अच्छे माल्टे अलग कर रहा था। हाँ, आंखों में ट्यूबलाइट फिट करवा कर आया था। वो जल कर बोला। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ हम महज एंजॉयमेंट के नाम पर क्या कुछ करते हैं। बूटी कदर मुतफक्किराना अंदाज में कह रहा था। सारा मोहल्ला हमसे तंग है, कभी कोई ढंग का काम किया ही नहीं। ढंग का काम क्यों नहीं किया? सारा दिन अपने कामों में मसरूफ़ रहने के बाद जो वक्त मिलता है उसको एंजॉय करते हैं। नन्ना बोला। फिर भी यार कोई काम तो ऐसा होना चाहिए जिससे गांव वाले हमसे खुश हो सके। बूटी ने कहा। कर लेंगे यार, उस वक्त तो ये माल्टे एंजॉय करो, पप्पा बोला। इसके साथ ही एक धप खामोश बैठे बाबू को रसीद की। किस सोच में हो भाई मेरे? मैं कुछ सोच रहा हूँ, बाबू कदरे मुतफक्किर अंदाज में बोला। ओए होए, बाबू को सोचना भी आ गया। तौहीद अंसा। हामी भैया, बाबू ने उनको नज़रअंदाज करके हामिद को पुकारा। मोहब्बत करने की पहली शर्त क्या है? आखिर ये सवाल सिर्फ हामी से क्यों? तौहीद ने घूरा। उनके साबका तजर्बे की वजह से। हाँ तो हामी भैया, मोहब्बत करने की पहली शर्त क्या है? बाबू पर असरार लहजे में फिर से पूछने लगा। हामी ने एक पल को अपने सर पर हाथ फेरा, फिर फौरन बोला। किसी लड़की का होना। उफ़ो, कोई ढंग की शर्त बताइए। बाबू उसके नाम माकूल जवाब पर झुंझलाया। किसी खूबसूरत लड़की का होना। हामी ने ज़रा सा इजाफा किया। उफ़ो, लड़की तो है, आगे बोलिए। हैं? वो सारे के सारे एकदम उसकी तरफ पलटे। क्या कहा तुमने? बोटी का लहजा मशकूक था। कुछ नहीं, बाबू कदरे घबराया। मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है, पप्पा बोला। यहाँ कोई दाल नहीं, माल्टे खाओ तुम लोग, मैं जा रहा हूँ। बाबू ने एक पल नहीं लगाया था वहाँ से खिसकने में। तुमने देखा? खालदी हामी की तरफ पलटा। हाँ, लड़के के तेवर कुछ बदले बदले से हैं। हामी ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। मगर कुछ नहीं बताएगा, बड़ा गहरा है, पप्पा बोला था। वो सब इस बात में सर हिला कर रह गए। अंदर आओ ना, हस्बे मामूल ऐना ने उसे दावत दी थी और बाबू ने हस्बे मामूल इनकार कर दिया। मैच है मेरा, सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ा वक्त निकाला था। मैं तुम्हें हमेशा तंग करती हूँ ना? वो मासूमियत से पूछने लगी। हाँ, करती तो हूँ। बाबू के लब बेख्तियार मुस्कुराए। बदतमीज़ मुरवतन ही बंदा कह दे कि नहीं करती। ऐना ने घूरा। ये काम नहीं आते बाबू को, जैसे अंदर से है वैसे ही बाहर से नज़र आते हैं। वो अंसा फिर लहजा बदल कर बोला। कल शाम को लेने आ जाओ। और वो मान भरे लहजे में कहते कहते रह गई कि एहतसाम छोड़ देगा। क्या मालूम उसके पास वक्त ना हो, यही सोचकर वो बोली थी। हाँ, सामान तो मेरा वही है, बुध को कॉलेज खुल जाएंगे, हॉस्टल भी छोड़ना पड़ेगा। बाबू के लहजे में छेड़ थी। वो बुरा मान गई। मामू छोड़ देंगे। पागल, पहले कभी इनकार किया मैंने, बाबू ने कहा तो वो उसे हाथ हिलाकर अंदर चली गई। एहतसाम घर पर ही मौजूद था। वो आए घर में हमारे, कभी इससे पहले इससे ज़्यादा घसा पिटा शेर नहीं मिला मेरे इस्तकबाल को। इससे ज़्यादा भी है, फॉर गॉड सेक एहतसाम, वो हाथ जोड़कर बोली तो वो अंशतः वह करीब आ गया। कैसी हो? कैसी नज़र आ रही हूँ? वह सोफे पर बैठ गई। देखना पड़ेगा। वो बंद मुट्ठी पर थोड़ी टिकाते हुए मुतबस्सुम और शरीर लहजे में गोया हुआ। जस्ट शट अप। ऐना ने उसे बुरी तरह घूरा, फिर इधर उधर देखते हुए पूछने लगी। पुप्पो कहाँ है? शॉपिंग। ये फंक्शन किस सिलसिले में हो रहा है? यूँ ही, तुम्हें तो पता है अम्मी को शौक़ है ऐसी गैदरिंग का। और ऐना को अच्छी तरह मालूम था सो पुप्पो से मुलाकात शाम में ही हुई। अचानक कैसे इरादा बन गया? पुप्पो के कहने पर उसने सटपटाकर एहतसाम को देखा। एहतसाम ने कॉफ़ी के मग से नज़रें हटाकर उसे देखा, फिर लापरवाही से कंधे झुकाकर बोला, मैंने बुलाया था। ऐना तफाकुर से मुस्कुराया। एहतसाम उसे कभी नहीं भूलता था। फंक्शन के ड्रेस तो लाई होगी? पुप्पो ने पूछा। जी पुप्पो, मैं सोच रही थी कुछ दिनों तक तुम्हारे यहाँ जाऊँगी, पुप्पो ने कुछ सोचते हुए कहा।
ये तो अच्छी बात है पप्पू, अब्बा तो बहुत याद करते हैं आपको, ऐना खुश होकर बोली। एहतसाम मायने खेज अंदाज में खनखा रहा था। ऐना यकसर नज़रअंदाज कर गई। एहतसाम तुम ऐना को शॉपिंग करवा लाओ, पप्पू ने उठते ही कहा। मगर पप्पू मेरे पास, ऐना गड़बड़ा कर रह गई। कोई बात नहीं, हमारी खुशी है। उन्होंने धीरे से उसके गाल थपथपाए। वो जैसे मसलहतन लब भींच कर रह गई। चले फिर, एहतसाम जैसे तैयार बैठा था। अभी, ऐना ने हैरान होकर उसे देखा। फिर मुझे जाना है ना, बस अभी वक्त है। वो घड़ी के चमकते डायल पर नज़र दौड़ाकर बोला। चलती हूँ। ऐना कदर बेदिली से उठी थी और एहतसाम ने उसे जो सूट दिलाया था उसकी कीमत ऐना के अब्बा की तनख्वाह से भी ज़्यादा थी। शाम को तैयार होते हुए भी पप्पू ने उसे कहीं हदायत दी थी। वो कुछ बेजार सी सुनती रही। ये सब कुछ उनके माहौल का हिस्सा सही, मगर ऐना एक सादा सी ज़िंदगी गुजारने की आदी थी, एक मुख्तलिफ माहौल की परवरदा थी। उसे ये सब अजीब लगता, मगर पप्पू के डर से वो सबसे हंस हंस कर मिलती रही। एहतसाम आ ही ना सका था। पार्टी बहुत अच्छी रही थी, मगर इस सारे अरसे में रॉयल ब्लू कलर का खूबसूरत फैंसी ड्रेस उसके बदन पर चुभता रहा। वही मखसूस सादा और बेतकल्लुफ़ माहौल था। मामी ज़ायदा रानिया को गोद में लिए बैठी थी। राइमा हस्बे मामूल सबके जूते इकट्ठे कर रही थी। रिमशा और बाबू की नोक झोंक जारी थी। रशना हमेशा की तरह बाबू का साथ दे रही थी। ऐना की सारी तवज्जो टीवी की तरफ मबजूल थी। मूंगफली और चाय का दौर चल रहा था। मैं कहती हूँ आप बकरा ले क्यों नहीं आते, एकदम मामी ज़ायदा ने पढ़कर मामू से कहा तो वो चौंक कर बोले। क्या बकरे बट रहे हैं? ईद में बहुत थोड़े दिन रह गए। मामी को उनका मजाक ज़रा नहीं पसंद आया। खरीदने की क्या ज़रूरत है, गली में बकरे ही बकरे घूम रहे हैं, कहीं तो एक आध उठा लाऊं। बाबू ने रिमशा के सर पर चपत रसीद करते हुए कहा। इस दफ़ा कुर्बानी बाबू की करेंगे, रिमशा जलकर बोली थी। ऐना भी इस दफ़ा ईद यहीं करेगी, मामी ने ऐलान किया तो मूंगफली का दाना मुंह में डालते हुए ऐना बुरी तरह चौंक गई। ये किसने कहा मामी? हम सब कह रहे हैं। वो मोहब्बत से मुस्कुराई। हाँ आप ईद यहीं करेंगी, रशना उसके कंधे से लटक कर बोली। मामी ने एक बात की थी, बच्चों ने पीछा ही ले गया। ऐना झुंझला गई। ओहो बच्चों, मैं सोचूंगी ना। बस सोच लिया, ऐना ईद यहीं करेगी। मामू ने चाय ख़त्म करके प्याली मेज़ पर रखते हुए बात ही ख़त्म कर दी। पता है आप ही, हम चूड़ियाँ पहनने भी जाते हैं चांद रात को, रिमशा ने खुश होकर बताया। इस ईद की चांद रात नहीं होती फीनी नाक, बाबू ने छेड़ा। तो क्या हुआ, चूड़ियाँ तो पहनते हैं ना, उसने झिरा की। हाँ भाई, चूड़ियाँ तो ज़रूर पहनेंगे, चूड़ियों के बगैर भी भला कोई ईद होती है। चूड़ियाँ पहनेंगे और बाबू के साथ जाकर पहनेंगे। लो मारे गए। ऐना के कहने पर बाबू सर पर हाथ मार कर रह गया। अच्छा भाई, मैं ज़रा जा रहा हूँ रफ़ीक के यहाँ, मामू ने खड़े होते हुए कहा। बस कभी घर में मत टिकिएगा, मामी ने जलकर कहा। घर में तुम नहीं टिकने देती, मामू बरजस्ता बोले और बाहर निकल गए। ओहो, ऐना और बाबू ने एक साथ छेड़ा तो मामी खजल सी होकर बाबू को डांटने लगी, जिसे वो घंटे से कह रही थी कि अंडे ले आओ। वो भी मुस्कुराता वो उठ गया। बच्चे ड्रामे की तरफ मतवज्जे हो गए। ऐना, ये एहतसाम का क्या चक्कर है, मामी ने अचानक पूछा था। ऐना ने सटपटा कर उन्हें देखा। क्या चक्कर पुप्पो? वो तुमसे शादी करना चाहता है, मामी ने साफ लफ्ज़ों में पूछा। वो एक लम्हे को खामोश हुई। शायद पुप्पो भी यही चाहती है। अगर ये बात है तो उन्होंने अब तक बात क्यों नहीं चलाई? पता नहीं, ऐना कदरी लापरवाही से बोली। ऐना, मुझे बहुत संजीदगी से जवाब दो, मामी ने बहुत संजीदा लहजे में कहा था। ऐना ने उन्हें देखा, फिर थर्मोस से चाय कप में निकालने लगी। मामी, मैं इतना जानती हूँ, एहतसाम मुझे पसंद करता है, मोहब्बत करता है मुझसे। और तुम? मामी ने खोजती निगाहों से उसे देखा। मैं? ऐना ने एक लम्हे को अपना दिल टटोला। वो एक अच्छा इंसान है, मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन उसकी मोहब्बत की कदर ज़रूर करती हूँ। वो कदरें साफ कोई से बोली थी। जबकि मेरा ख्याल है कि तुम भी एहतसाम से। नहीं मामी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये रिश्ता हो जाए तो शायद मैं भी उससे मोहब्बत करने लगूँ। मेरा मतलब इस रिश्ते में वो सारी खूबियाँ हैं जो हमारे माशरे में किसी लड़की के लिए रिश्ता पसंद करते हुए देखी जाती हैं। वो कदरें खुलकर अपना नुक्ता नज़र बताने लगी। शायद इसीलिए मैं एहतसाम और पुप्पो की बहुत सी नापसंदीदा बातें भी तस्लीम कर लेती हूँ। मसलहत अंदेशी, मामी हंसती। ऐना के सभी चेहरे पर संजीदगी की लहर सी बिखर गई। उसने एक तवील सांस लेकर कब से उठती भाप पर नज़रें जमा दी। हाँ मामी, मसलियत अंदेशी कह लें। मैं नहीं चाहती कि मेरे वालिदैन भी दूसरे लोगों की तरह अपनी बेटी के लिए मुनासिब रिश्ते की तलाश में वक्त से कबल बूढ़े हो जाएं। और फिर एहतसाम के पास किस चीज़ की कमी है? खूबसूरती, ख़ानदान, मालो दौलत। मामी ज़ायदा ने तहीर भरी निगाहों से उसे देखा तो वो एकदम खामोश हो गई। हाँ, तुमसे सब कुछ देख लिया, बस ये ना देखा कि तुम उस माहौल में एडजस्ट कर भी पाओगी या नहीं। सब हो जाता है मामी, वो फीकी सी हंसती। चंद दिन वहाँ ठहरना तुम्हें बार लगता है, भागी चली आती, और अब सारी ज़िंदगी की बात आई तो। उन्होंने हल्के से सर चटकते हुए बात अधूरी छोड़ी। मैं गांव में रहती हूँ, है ना,
ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, मगर मैं इतना ज़रूर समझती हूँ कि मियाँ बीवी के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बात मान लेने का हुनर अपनी जगह, मगर बात मनवाने का ढंग भी आना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला आपको इस काबिल ही न समझता हो तो औरत का सर तो अज़ल से झुका आ रहा है, कभी अदब, अकीदत या एहतराम व मोहब्बत में, मगर जो सर एहसास कमतरी से झुके तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तुम इसे जब भी देखोगी तो सर उठाकर, और वो तुम्हें जब भी देखेगा तो सर झुकाकर। ऐसा तो नहीं है मामी, आज शाम तो अना ने बेख्तियार बात को काटा था। शायद, मामी हंसती। बात तो पुरानी है मगर बड़ी सच्ची है। हमारे माशरे में शादी दो अफराद का नहीं, दो ख़ानदानों का मिलन है ना। और मेरे ज़ाती ख्याल में औरत में अना नहीं होनी चाहिए, मगर औरत को अपनी इज़्ज़त नफ्स भी कभी नहीं खोनी चाहिए। एक पल को सारे माहौल पर खामोशी से छा गई थी। ऐना की निगाहें फ़िज़ा में माधूम होती भाप से उलझती रही। तब मामी ज़ाहिदा ने ज़रा सा उसकी तरफ झुक कर पूछा था, तुम्हें मालूम है ना, बाबू तुम में इंटरेस्टेड है? बाबू? ऐना ने पलट कर उन्हें देखा। हाँ, वो मुस्कुराई। शायद मोहब्बत करने लगा है तुमसे। कितनी ये तो मालूम नहीं। आप यकीनन मजाक कर रही हैं। बाबू और मोहब्बत? इम्पॉसिबल। तहीर से उसकी आंखें फैल गई। क्यों नहीं कर सकता? मामी ने कदरे खफकी से उसे देखा। हरगिज़ नहीं। उसे तो लफ्ज़ मोहब्बत के हिजे भी नहीं आते होंगे। वो लापरवाह, वो लाउबाली शख्स किसी से मोहब्बत भी कर सकता है? नो नेवर। उसका रवैया तो सबके साथ ऐसा ही केयरिंग होता है। उसे तो गोया ये बात हजम भी ना हो रही थी। लापरवाह नहीं, घुन्ना है पूरा। और सबके साथ उसका रवैया हरगिज़ भी ऐसा ना था। तुमने कभी देखा है जब वो तुम्हें देखता है तो उसकी आंखों की चमक कितनी बढ़ जाती है? ओहो, आपने तो शायरी शुरू कर दी। उसने तो कभी मुझे नज़र भर कर देखा भी नहीं। वो सख्त झुंझला गई। नज़र भर कर देखने के लिए टिकटिकी बांधना ज़रूरी नहीं है ना, एक नज़र ही काफ़ी होती है। मामी कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐना जानू, मेरा रोहिल बड़ा होता तो तुम्हें अपनी बहू बनाती, कहीं ना जाने देती। मामी ने उसका हाथ थामकर मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मगर खैर, बाबू भी अपना ही बच्चा है। मामी, ऐना ने झुंझलाकर हाथ छुड़ाया। ऐना, मैं बाबू का प्रपोज़ल ज़रूर दूंगी। आगे फैसला तुम्हारा और तुम्हारे वालिदैन का, जो मर्ज़ी हो। मेरे बाबू जैसा केयरिंग और मोहब्बत करने वाला शख्स कोई हो ही ना सकता, इतना मुझे यकीन है। मामी कतई लहजे में बोली। लो, खामखाई। वो जैसे जिद चोकर बाहर निकल आए। बाबू चूल्हे के पास बैठा हाथ सेंक रहा था। बड़ा प्यारा कज़न और दोस्त था उसका। घंटों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें की थी, तन्हा, मगर कभी एहसास तक न हुआ था। सचमुच घुनना है, वो दांत पीस कर बोल गई। सच समझ नहीं आ रही थी किस रद्द अमल का इजहार करे। क्या कर रहे हो? वो बाबू के सर पर खड़ी पूछ रही थी। आलू सेंक रहा हूँ। बाबू राख में तिनका फेरते हुए बोला। क्या मतलब इस बात का? ऐना ज़रा गुस्से में थी। बाबू ने ज़रा सा सर उठाकर उसे देखा। मतलब आलू भून रहा हूँ। वो मुस्कुरा रहा था। ऐना को लगा वो उसकी और मामी ज़ाहिदा की सारी गुफ्तगू सुन चुका था। सुनो बाबू, क्या तुम? कुछ समझ में न आया तो हाथ मसलने लगी। क्या तुम? उसके लबों की मुस्कुराहट कुछ गहरी हुई। क्या तुम मुझसे? अगर मैं कहूँ हाँ तो? बाबू ने गोया उसे मुश्किल से निकाला। तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। वो गोया जिद चोकर चीखी थी। बाबू ने सर उठाकर उसे देखा, फिर ऐन उसके सामने खड़ा हो गया। फिर तो तुम मेरा सर फाड़ ही दो बाबू। ऐना का मुंह खुले का खुला रह गया। बाबू ने एक निगाह उसके हैरान चेहरे पर डाली, फिर साइड से होकर बाहर निकल गया। सरमा की नरम धूप में नीम ख्वाबदीदा सरसों के फूल जैसे फितरत के मुसव्वर ने जर्द रंग में ब्रश डुबोकर बड़ी फरागी से, लापरवाही से उसके छींटे धरती के माथे पर बिखेर दी हों। उसकी समातों को कमाद के खेतों से गुजरती हवा की सरसराहटें छू रही थी। तितलियों के परों की आहटें जैसे कहीं आसपास ही महसूस हो रही थी। वो कब से आम के गिरे हुए दरख्त पर दराज दोनों बाजुओं का तकिया बनाए सबज पत्तों के साथ खेलती धूप की निर्मल किरणों की आंख मचोली देख रहा था। किताबें जर्नल की एक तरफ पड़े थे और अध चूसा गन्ना दूसरी तरफ, और खुद उसकी निगाहें सूरज की किरणों के साथ उलझ रही थी। कभी कभी ये किरणें मायल बाशरारत होती तो कसी और ही पैकर में ढल जाती, तो वो बेख्तियार उनसे पूछने लगता, ऐसी क्या ख़ास बात है तुम्हें है ना कि ज़िंदगी अधूरी सी लगने लगी है? जवाब तो कुछ ना आता, बस खुशबू से बोझल दम हवा का एक झोंका आता और किरणें अपना आंचल समेट लेती। मुझे पता था तुम यही मिलोगे। शिदू भाई ने उसे चौंका दिया। एक तवील सांस लेकर वो गोया तलसम से बाहर आया था। ओए होए, किताबें? आधा गन्ना उठाते हुए शाजिया की निगाह किताबों पर पड़ी तो बड़ी हैरत से पूछने लगी, बाबू तुम पढ़ते भी हो? क्यों, मुझे पढ़ना मना है? वो उल्टा उसे पूछने लगा। आज से पहले तक तो यही लगता था। शाजिया गन्ना छीलने लगी।
मुझे भी तो अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचना है, बाबू संजीदगी से गोया हुआ। शीदू भाई, क़यामत आने ही वाली है। शाजिया पलटकर भाई को पुकारने लगी जो खेत से मूलियाँ उखाड़ रहा था। तो भागो फिर, मगर ये आ क्यों गई? उसने एक मोटी सी मूली उखाड़कर साइड पर रखी। बाबू ने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू कर दिया। शाजिया हंसी। तो यूँ क्यों हो कि बाबू को अच्छे नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत है। शीदू भाई ने ज़ोर से सर हिलाया। ओफो, तुम लोग यहाँ करने क्या आए हो? बाबू ने झुंझला कर पूछा। मैं तो साग तोड़ने आई थी, शाजिया ने कहा। फिर पूछने लगी, ऐना कब आएगी? मुझे क्या पता, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। वो नीचे उतर आया तो और नोट समेटने लगा। किसी बात का सीधा जवाब न देना। शाजिया वापस पलट गई। ऐना को मामू हॉस्टल छोड़ आए थे। फिर वो दो वीकेंड गुजर गए, वो आई नहीं थी। बच्चे बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे कि ऐना बाजी अपना ईद यहाँ करने का वादा न भूल जाए। बाबू के एग्ज़ाम नज़दीक थे। उसकी कोशिश थी कि वो अपनी तवज्जो एग्ज़ाम की जानिब मबजूल रखे, मगर ऐना का ना आना उसे डिस्टर्ब कर गया था। बाबू, इस दफ़ा बकरा नहीं खरीदना? शीदू भाई ने करीब आकर पूछा। खरीदना है, मामू तो पैसे दे गए थे। चाचा बूटा है ना, 3-4 बकरे पाले हैं उसने, मुनासिब कीमत पर मिल जाए तो अच्छा ही है। तो चलो देख लेते हैं। बाबू खड़ा हो गया। फिर हरी मिर्चें तोड़ती शाजिया से कहकर कि वो जाते हुए उसकी किताबें घर ले जाए। वो दोनों चले आए। रास्ते में बूटी, नन्ना और पप्पा भी मिल गए। चलो यार, हम भी चाचे बूटे के बकरे देखाते हैं, नन्ना बोला। दरवाज़ा शहजाद ने खोला था। गाँव के चंद पढ़ाकू लड़कों में से एक था। उनको इकट्ठे अपने दरवाजे पर खड़े देखकर ठठक गया। क्या बात है? कोई बात नहीं, हम तो बकरे देखने आए हैं, बाबू ने बताया। तो मुझे क्यों घूर रहे हो? वो कदरे घबरा कर बोला। इसलिए यार कि तेरी शक्ल तेरे बकरों से थोड़ी सी बेहतर है, पप्पा खुश होकर बोला। और तुम्हारी शक्ल हूबहू मेरे बकरे जैसी है, शहजाद ने साफ बराबर किया। हमें बकरा खरीदना है शहजाद। अब्बा अहाते ही गए, इधर ही चले जाओ, शहजाद ने कहकर खट से दरवाज़ा बंद कर लिया। अहाता वैसा ही था जैसे गाँव के अक्सर अहाते होते हैं। एक तरफ सूखी लकड़ियों का ढेर, दूसरी तरफ दीवार पर अपलों की नक्श गरी, तीसरी दीवार गिरी हुई थी, चौथी के साथ एक कमरा था जिसके सामने पक्की ईंटों का ढेर पड़ा था। अहाते में बकरियां, बकरों और उनके बच्चों की कसीर तादाद मौजूद थी। उन्हीं के दरमियान चाचे बूटे को तलाश किया गया जो एक बकरी का दूध दोह रहा था। वहाँ भाम मैं के साथ उनका इस्तकबाल हुआ। यार, इन्होंने हमें पहचान तो नहीं लिया? बाबू मुतफक्किर अंदाज में पूछने लगा। अपनी पुरस्कार सरगर्मियों के लिए वो अक्सर यहीं से गुजरा करते थे। सलाम चाचा। अपने काम में मगन चाचे बूटे ने चौंक कर उन्हें देखा, फिर सलाम का जवाब देकर पूछने लगा, खैर तो है? खैर है चाचा, हमने सुना है तुम बकरे फ़रोख्त कर रहे हो। बूटी ने पूछा। हाँ कर रहा हूँ, तो तुम्हें कोई तकलीफ़ है? हमें क्यों होने लगी चाचा, हम तो ख़रीदने आए हैं। पप्पा बनज़र गायर बकरों का मुआयना कर रहा था। चाचे बूटे ने सरतापा उनका जायज़ा लिया, फिर मुँह बनाकर बोला, जाओ जाओ, मैं तुम्हें नहीं बेच रहा। क्यों चाचा? शीदू भाई ने तहीर से पूछा। मेरे बकरे तुम लफंगों को पसंद नहीं करते, चाचे बूटे ने इत्मीनान से वजह बताई। चाचा, अब तुम हमारी बेइज्जती तो ना करो, बकरों को उन पर तरजीह देना बूटी को कुछ पसंद ना आया था। अच्छा चाचा, मजाक छोड़ो, ये बताओ ये वाला बकरा कितने का है? बाबू ने एक तगड़े से बकरे को देखा और शीदू के कंधे पर हाथ रखकर पूछा था। चाचा बूटा बेख्तियार हंस दिया। क्यों मजाक कर रहे हो बाबू, ये तो अपना शीदू है। क्या मतलब? शीदू भाई बदक कर पीछे हटे तो बाँ की भारी आवाज़ ने उसे 2 फुट ऊपर उछाल दिया। पलट कर देखा तो एक काला बकरा इस गुस्ताखी पर उसे खतरनाक तेवरों से घूर रहा था। अंधे हो, मेरे रांझे की टांग पर चढ़ गए थे? रांझा? उन्होंने हैरत से पूछा। हाँ, इसका नाम रांझा है। चाचे बूटे ने निहाल होती नज़रों से उस रांझे को देखा। यार, ये सारे बकरे हमें क्यों घूर रहे हैं? चुप खड़ा नन्हा कदरे परेशानी से गोया हुआ। वो हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें घूर रहे हैं और परेशान है कि तुम उनके बजाय हमारे साथ क्यों नज़र आ रहे हो। पप्पा हंसा। तुमने मुझे बकरा कहा? नन्ना उसको घूर कर बोला। भाइयों, क्या मैंने उसको बकरा कहा? पप्पे ने तस्दीक के लिए उनकी तरफ देखा। हरगिज़ नहीं, तुम बकरे की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी किस तरह कर सकते हो? बाबू ने नफ़ी में सर हिलाया। तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाती जो शीदू उनके दरमियान सीज़ फायर न करवाता। अच्छा चाचा, बताओ ना, इस रांझे की कीमत क्या है? पप्पा फिर से पूछने लगा। 15,000। 15,000? उनकी आंखें फैली। क्या वाइट हाउस में पला बड़ा है ये बकरी टाइप का बकरा है? ऐसी क्या ख़ास बात है इसमें? बूटी ने गौर से रांझे को देखा। हर लिहाज से बस बकरा ही नज़र आ रहा था।
चाचा बूटे ने निहाल होती नज़रों से अपने रांझे को देखा और उसकी कुछ खसूसियात गिनवा दी, जिसे सुनकर यूँ लगता था कि या तो ये बकरा मुकाबला हुस्न जीत कर आ रहा है या फिर जीतने जा रहा है। किसी किसी मकाम पर तो ये भी शक होता था कि ये बकरा अनकरीब हॉलीवुड की किसी फिल्म में हीरो आ रहा है, कि जो खूबियाँ उस वक्त बकरे में गिनवाई जा रही थी वही किसी ज़माने में वैन डैम और स्टालोन में बताई जाती थी। चाचा, हमें इसकी खूबियों से कोई मतलब नहीं, फेरना तो छुरा ही है इसकी गर्दन पर, बोटी ने उकता कर टोका। चाचा, ये गाना भी गा लेता होगा? बाबू ने इश्तियाक से पूछा। क्यों? मैंने सोचा इस तरह इसका चांस उर्दू फिल्मों में बन जाए। देखो चाचा, शीदू भाई बाबू की तरफ बात नज़रअंदाज करके चाची बोटे की तरफ मतवज्जे हुआ। हम इसके सिर्फ 3,000 देंगे। 3,000? चाचा उछल पड़ा। 3 तो कुछ ज़्यादा है, मेरा ख्याल है 2,000 ठीक है। बोटी ने ख्याल आराई की। 2,000? चाचे की आंखें फैली। पर मेरे पास तो सिर्फ 1,000 है। बाबू ने जेब पर हाथ रखा और अपने माथ कदम के तौर पर 2 कदम पीछे हुआ। चाचा उठकर खड़ा हुआ, अपनी चादर की बुक्कल मारी और फिर पूछने लगा, मुर्गी खाने का रास्ता आता है? हाँ, इधर से सीधा जाकर बाएं तरफ मुड़े तो ऐन सामने है। बाबू ने कदर हैरत से पूछा। बताया। तो बस वहीं चले जाओ। क्यों चाचा? इस दफ़ा मुर्गी की कुर्बानी कर देना। चाचे ने इत्मीनान से मशवरा दिया। चाचा, मैंने सचमुच बकरा खरीदना है, बाबू ने कहा। शक्ल देखिए अपनी। लो, मेरी शक्ल का बकरा खरीदने से क्या ताल्लुक? बाबू बुरा मानकर बोला। बिल्कुल है, मैं ऐसे वैसे को अपने बकरे फ़रोख्त नहीं करता। चाचा अकड़ गया। चाचा, मामू ने कहा था। बाबू जिद हो गया। तेरा मामू मेरे साथ बात कर गया। मुंडिया, अब तुम मुझ यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। तो चाचा पहले बताना था, इतना टाइम ज़ाया कर दिया। बूटी झुंझला कर बोला। चाचे ने हाथ हिलाकर गोया कान से मक्खी उड़ाई और दूध का बर्तन लेकर बाहर निकल गया। चल यार, कहीं बैठकर ईद का प्रोग्राम सेट करें। हामी भाई की बैठक में चलते हैं, बाबू ने कहा था। मामू मामी ने प्रपोजल दिया है। बाबू का बाकायदा लफ्ज़ बाकायदा खासा जोर देकर कहा गया था। क्या कह रही हो तुम? एहतसाम के सर पर गोया बम फटा था। दूसरी तरफ ऐना का इत्मीनान बरकरार था। क्यों, इसमें हैरत की क्या बात है? मुझे पहले ही उसकी नीयत पर शक था, वो दांत पीस कर बोला। ऐना खामोशी रही। वो फ़ोन के उस तरफ भी उसकी कैफियत अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। तुम फ़ौरन इनकार कर दो ऐना। किस बेस पर? ऐना ने पूछा तो वो खामोश सा रह गया। पता नहीं मम्मी को क्या हो गया, पहले तो एकदम राज़ी थी और अब तुम एक अच्छी बल्कि बहुत अच्छी जॉब पर हो। न जाने क्यों वो तल्ख हो गई थी। ऐसी बात नहीं है ना, मैं मम्मी से फिर बात करूँगा, वो बहुत जल्द तुम्हारे घर आएंगे। फिर प्लीज़ ये बाबू का किस्सा तो ख़त्म करो। क्या मुस्तकबिल है उसका? क्या दे सकता है वो तुम्हें? मोहब्बत, एहतराम, एतमाद और वफ़ा। उसके अंदर से आवाज़ उभरी थी। वो खामोशी रह गई और एहतसाम कह रहा था, मेरे पास सब कुछ है ना, बैंक बैलेंस, अच्छी जॉब, रोशन मुस्तकबिल। मुस्तकबिल तो बाबू का भी तारीख नहीं है, वो आहिस्तगी से बोली। तो मुझे बाबू के साथ कंपेयर मत किया करो, वो सुलग कर बोला था। क्यों, तुम क्या बहुत आला व अरफा हंसती हो? ऐना हंसती। मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं है ना, मैं उसे हर मकाम पर हरा सकता हूँ। उसके लहजे का तफाकुर ऐना को अच्छा नहीं लगा था। एक बात और है ना, आई होप तुम मान लोगी। कहो, अब तुम अपने मामू के यहाँ नहीं जाओगी। एहतसाम, बाबू ने बाकायदा प्रपोजल दिया है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर उसने तो मुझे तुमसे मिलने से मना नहीं किया। तो मैं क्या समझूँ? तुम उस स्टूपिड बाबू को यकीन की कोई डोर थमा आई हो। एहतसाम का शक्की अंदाज है ना तब उठी। जस्ट शट अप एहतसाम मुराद। वो उसके यूँ चीखने पर हंसने लगा। मुझे यकीन है ना तुम मेरा साथ ज़रूर दोगी। सुनो एहतसाम, मैंने हमेशा तुम्हारी और तुम्हारी मोहब्बत की कदर की है, मगर इस मकाम पर फैसला मैं और मेरे वालिदैन और मेरी किस्मत करेगी। वो गहरी संजीदगी से गोया हुई। मैंने ज़िंदगी में जो चाहा वहीं पाया। मैं कभी हारा नहीं हुआ है ना, और इस स्टूपिड बाबू से तो हरगिज़ नहीं। मुझे यकीन है जीत अब भी मेरा ही मुकद्दर होगी। इतना यकीन है तुम्हें? हाँ, क्यों? जो कुछ मेरे पास है ना, लड़कियां उसके ख्वाब देखती हैं। और हैना ने बहुत खामोशी से रिसीवर रखकर सोचा था, जो कुछ तुम्हारे पास नहीं है एहतसाम, लड़कियां उसके भी तो ख्वाब देखती हैं। वो किचन में मटर छील रही थी। मानी पास बैठा उसका सर खा रहा था। वैसे आपा, ये हंडिया आज की तारीख में बन जाएगी। तुम्हें आज 6 बजे भूख लग गई है। उसने तेज़ी से आलू छीलने शुरू किए। नहीं, मगर तुम्हारे हाथ का पका खाए बहुत दिन गुजर जाते हैं, तो बहुत याद आता है तुम्हारे हाथ का बना खाना। हाँ, वैसे मैं काफ़ी अच्छी कुकिंग करने लगी हूँ। ऐना ने खुश होकर सर हिलाया। नहीं आपा, ये बात नहीं है। दरअसल तुम्हारा बनाया खाना खाकर अम्मी के खानों की कदर हो जाती है। उसके बाद मेरे पास जो कुछ भी आ जाए मैं सब्र शुक्र करके खा लेता हूँ। फिर सर हिलाते हुए मासूमियत से बोला, बकवास नहीं करो। उसने चम्मच उठा लिया। तभी बाहर बैल गूंज उठी। देखो ऐना कौन है?
ऐना सालन की तरफ मतवज्जो हुई। तुम परेशान ना हो आपी, तुम्हारे ससुराल वाले हरगिज़ नहीं है। मानी, ऐना के चीखने पर वो हंसते हुए बाहर निकल गया और ज़रा सी देर में पुप्पो की आवाज़ सुनकर वो बाहर निकली। पुप्पो, आप इस वक्त कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अकेली आई हैं? ऐना उनके अक्का में झांका। तो किसको साथ लाती? पुप्पो का लहजा। ऐना ने ठठक कर मानी को देखा। पुप्पो अंदर चलिए ना, अब्बा आपको देखकर बहुत खुश होंगे, मानी ने कहा। जाहिर है, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई थी। फूफा भी साथ है, बैठक में अब्बा के पास बैठा आया हूँ। मानी ने सरगोशी की तो ऐना सर हिलाकर किचन में आ गई। तो एहतसाम ने पुप्पो को भेज ही दिया। बर्नर बंद करते हुए वो सोच रही थी। ज़रा सी देर में दादी अम्मा हाँफती काँपती तशरीफ़ लाई। अरे वो तो तेरे रिश्ते के लिए आई हैं, तो अम्मा क्या हम भी आपकी तरह काँपना शुरू कर दें? मानी उनके कब से तशरीफ़ लाया। बकवास नहीं करो अरना, तुम ज़रा खाने का अच्छा सा बंदोबस्त कर लो। देखो किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करो, फटाफट गोश्त चढ़ा दो, साथ में बिरयानी कबाब। मानी तुम बाज़ार से ले आओ और ज़रा देखना तुम्हारे अब्बा कीमा लाए थे, मटर उसमें डालकर भून लो, मीठे में कस्टर्ड। और अम्मा क्या पुप्पो बारात ले आई हैं? मानी की आंखें उनके लिए साथ साथ फैली थी। तुम खड़े क्या मुंह देख रहे हो? अरे भाग कर जाओ, 2 दर्जन केले, 2 दर्जन संतरे, 2 किलो सेब। और अम्मा क्या दुकान खोलनी है? ऐना ने बेख्तियार टोका। बड़े खाते पीते घराने से ताल्लुक है तुम्हारे पुप्पा का, देखा है नहीं जब कभी उनके यहाँ जाओ तो नौकर कैसे टोकरियाँ भर भर सामने रखते हैं, अम्मा बोली थी। तो दौलतियों वाली सारी आते हैं हमारे पुप्पा में, खैर से नौ दौलतियों वाली। मानी ने मुंह बनाया, वरना टोकरियाँ भरने की कोई तुक समझ में नहीं आती। तुम बस बातें बनाते रहना, ऐसे रिश्ते के कामों में ये सब करना पड़ता है, अम्मा ने समझाने की कोशिश की। तो फिर अपनों का क्या फ़ायदा? मानी ने जिरा की। तुम बस बैठे सर खाते रहना। अम्मी बुरी तरह झुंझला गई थी। अम्मा आप अंदर चलकर बैठिए, मैं कर लूँगी, ऐना ने तसल्ली देकर अंदर की तरफ रवाना किया। तो अब जाओ मैं लेने ये सब, मानी ने पूछा तो ऐना ने सख्ती से मना कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, जो घर में है उसी से कुछ कर लेंगे। फिर ये सोच कर के पुप्पो खफा ही ना हो जाए, फिर बोली, पुप्पो बुरा ही ना मान जाए, तुम ले आओ ये सब, मगर बस मुनासिब मिकदार में। वैसे आप ही तुम हो बहुत मसलियत अंदेश, मानी जाते हुए बोला। अगर खुदा न खास्ता ये रिश्ता हो गया तो हमारा तो दिवालिया हो जाएगा, और जो पुप्पो ने जहेज़ में कार मांग ली तो हमें तो सड़क पर बसेरा करना पड़ेगा। ज़बान को ज़रा लगाम दो मानी, ऐना ने घर का उसकी मसलियत अंदेश कहने पर मामी जाहिदा की बहुत सी बातें याद आने लगी थी। पुप्पो रात ठहर कर सुबह रवाना हुई थी और उसी अरसे में उनका महीने का बजट बिगड़ गया था। दादी अम्मा तो बहुत खुश थी और इस बात पर कदरे खफा भी कि अम्मी अब्बा ने फ़ौरन हाँ क्यों नहीं की। वो कॉल उनके कैसा रिश्ता किस्मत वालों को नसीब होता है, वो तो अपनी थी, एहसास कर गई। अब्बा बिल्कुल खामोश थे और अम्मी बुड़बुड़ा रही थी। लो ना कोई शौक़ ना चाहत, रिश्ता यूँ डाल कर गए जैसे हम पर बहुत बड़ा एहसान हो। ऐना जानती थी अम्मा का सारा रुझान बाबू की तरफ था। अक्सर यही कहती थी, बड़ा अच्छा मिजाज है उस लड़के का, ना कोई नखरा ना आज के लड़कों जैसी शोखी, बिल्कुल अपने मामू पर पड़ा है, सादा और समझदार। और मानी रात को उससे दरियाफ्त कर रहा था, अभी तुम्हारी क्या राय है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो दोनों हाथ मसलते हुए बोली थी। अम्मी और अब्बा का क्या ख्याल है? ऐना ने पूछा। अब्बा ने साफ कह दिया, ऐना से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करूँगा। दादी अम्मा और अम्मी क्या चाहती हैं आपको पता ही है। अभी भी ठीक ठाक बहस हो रही थी। बाबू भाई का वीक पॉइंट यह है कि वो अभी अपनी ज़िंदगी स्टैब्लिश नहीं कर पाए, और अम्मी का कहना है कि कोई वीक पॉइंट नहीं है, बाबू इम्तिहान देगा तो मामू के ऑफिस में उसे जॉब मिल जाएगी। भाई साहब ने बात कर रखी है अपने वालिदैन की तरफ से भी ज़मीन का, बल्कि ठीक ठाक ज़मीन का हिस्सादार है। और दूसरी तरफ मामू ने अपने करीब ही एक प्लॉट ख़रीद कर उसके नाम किया है कि बाबू वहाँ अपना घर बनाएगा। माना कि अभी बाबू को स्ट्रगल करना है, मगर कदर करने वाले अपने जैसे लोग हैं, और जब तक है ना अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगी बाबू ये सारे मरहले तय कर लेगा। सियाने कहते हैं बेटी हमेशा अपने जैसे कदर करने वाले लोगों में बहनी चाहिए, खुद भी सुखी रहोगे और बेटी भी। मानी ने गोया पूरी रिपोर्ट उन्हीं की ज़बानी दी थी। फिर आखिर में सांस लेकर पूछने लगा, फिर आप भी तुम्हारी क्या राय है? क्या जवाब है? बता दो ताकि मैं अब्बा तक पहुंचा दूं। उफ हो, इतनी जल्दी, मुझे कुछ वक्त तो दो। ऐना झुंझला गई। तुम्हें मसला कश्मीर हल करना है? जल्दी बताओ ताकि 2-4 दिन में तुम्हें रुख्सत करके जान छुड़ाएं। वो हाथ झाड़कर बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। तुम? ऐना दांत पीस कर इधर उधर कुछ मारने को ढूंढने लगी तो मानी ने हंसते हुए उसके दोनों हाथ थाम लिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आप ही कि तुम हमेशा खुश रहो, और खुश रहने के लिए एक दुरुस्त फैसला करना बहुत ज़रूरी है। तुम मदद नहीं करोगे? ऐना ने मदद तलब निगाहों से भाई को देखा। उसने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला दिया था। ये फैसला सिर्फ तुम्हें ही करना है, तो मुझे कुछ वक्त दो ना। ऐना को मानी उस वक्त छोटा नहीं बड़ा भाई लग रहा था। जितना मर्जी वक्त लो, मगर दुरुस्त फैसला करो। वो ऐना को एक गहरी सोच में छोड़कर चला गया।
शाजिया, पिन्नी, फरजाना, शीना, नसीम, कंवल, ऐना, मामी, जाहिदा और बच्चियाँ सब के सब चूड़ियाँ पहनने जा रहे थे। एक अफरा तफरी का आलम था। बच्चियाँ बहुत जोशो खरोश में थी। ऐना के चप्पल नहीं मिल रहे थे। क्या मुसीबत है। बेड, सोफे और चारपाइयों के नीचे ऊंधी सीधी होकर वो जिद हो गई थी। हम जा रहे हैं। फिर बीबी कब से हमारे इंतज़ार में सूख रही हैं। पिन्नी ने अनीज़ा को संभालते हुए धमकी दी। बच्चों, किसी ने मेरा जूता देखा है? ऐना ने खड़े होकर पूछा और कोई जवाब न पाकर बाहर निकल आए। अनार के खुश्क पेड़ के पास खड़ा बाबू बड़े से प्याले में मेहंदी घोल रहा था। बाबू, तुमने मेरे ब्लैक शूज़ देखे हैं? हाँ। कहाँ? जब तुमने पहने थे तब, बाबू ने इत्मीनान से कहा। फजूल बोलते रहना, मैं आपकी बात कर रही हूँ। वो झुंझलाई। सफ़ेद चूड़ीदार पजामे कुर्ते पर उसने सफ़ेद जाली का नगोर जुड़ा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। बाबू को वो सहरा के सीने पर डोलती चांदनी का अक्स लगी। अपने ही एहसास से बाहर छुड़ाते हुए उसने सर झटका। राइमा के पास देखो। राइमा? ओह हाँ, कहाँ है वो? माथे पर हाथ मारकर पूछने लगी। बीबी के पास। और ये तुमने क्या मेहंदी का स्टॉल लगाना है? वो जाते जाते पूछने लगी। इतनी मेहंदी क्या करनी है? अपने बकरे को लगानी है। उसने मेहंदी घोलकर प्याला दीवार पर रखा। अभी कोई बिल्ली उठाकर ले जाएगी। ऐना हंसती। बिल्लियों, बकरियों और आवारा कुत्तों की बहुतायत थी। बिल्लियां हैं तो दीवारों पर घात लगाए बैठी, बकरियां तो खुली गलियों में मौजूद। जिस घर का दरवाज़ा खुला देखा वहीं जा घुसी। एक दिन ऐना से प्याला साफ न हुआ तो भिगो कर रख दिया। ज़रा सी देर में कुत्ता प्याला मुंह में दबाए आगे आगे था और रिमशा उसके पीछे पीछे। बिल्लियाँ ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकती। मुझे जानती हैं। वो हाथ धोने के लिए उसके साथ चलता बाथरूम तक आया था। हाँ, तुम्हें सिर्फ बिल्लियाँ ही जान सकती हैं, ऐना तंजन कहती हुई वहाँ से बैठक में जा घुसी। राइमा उसके जूते पहने अपनी तोतली ज़बान में बीबी से बातें कर रही थी। तैयार हो गए तुम लोग? बीबी ने पूछा। सुनो, सब्ज़ रंग की चूड़ियाँ ज़रूर लेना, बाबू ने पुकार कर कहा। क्यों, तुमने पहननी है? ऐना ने पढ़ कर पूछा। नहीं, पहनानी है। वो कान खुजाते हुए ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया था। सब बाहर निकल आई थी। अवाइल शब का अधूरा चांद टुंडोमंड दरख्त और कच्चे पक्के मकानों के अकब से झांक रहा था। खनक हवा माइल बशरारत थी। ख्वाबदीदा रात के आंचल पर सजे सितारे पलके चपक चपक कर उन्हें देखते और मुस्कुराते थे। बच्चियाँ हंसती खिलखिलाती आगे आगे थी। वो सब भी खुशगपियों में मसरूफ़ थी। ऐना के लिए ऊंचे नीचे रास्तों पर चलना ज़रा मुश्किल था। गलियां नीम तारीख थी, कहीं कीचड़, कहीं गोबर के ढेर, कहीं बकरियां महवे इस तरह तो किसी घर के सामने जुगाली करती भैंस। गांव की अंदरूनी हालत वैसी ही थी जैसी हर गांव की होती है। अगरचे सड़क बिजली के आ जाने से लोगों के मिजाजो आदात में तब्दीली आ गई थी। घर घर टीवी, डिश, अखबारात और रसायल के आ जाने से जहाँ तालीमी शऊर में इजाफा हुआ था, वहीं पर चौक पर अपने वक्त को बेमकसद कामों में ज़ाया करते नौजवान और हर रोज़ ही रांझे की नई दास्तान बताती थी कि उन सब चीज़ों ने यहाँ की अखलाकियात पर क्या असर डाला था। मेरा ख्याल है तुम सब लोगों ने अपनी आंखों में नाइट टेलीस्कोप फिट करवा रखी है। अपने दूसरी बार फिसल जाने पर ऐना खासी झुंझलाई थी। मेरा हाथ थाम ले आप ही। रिमचा ने उसका हाथ पकड़ लिया। दुकान के पीछे सहन में रंग बिरंगी चूड़ियों की जगमगाहट थी, बच्चियों की खिलखिलाहटें, लड़कियों बालियों की सरगोशियाँ, ख़वातीन के तबसरे और दुकानदार की फुर्तियाँ। मामी की एक से बढ़कर एक जानने वाली थी। वो सब भी अपने अपने कपड़ों की मुनासबत से चूड़ियाँ पसंद करने लगी। मामी जाहिदा ने बड़ी मोहब्बत, ज़िद और शौक़ से सबसे महंगी और खूबसूरत चूड़ियाँ दिलाई थी उसको। वो ना करती रह गई। मामी ने मोहब्बत भरे लहजे में उसे सबके सामने डांट कर रख दिया था। ऐना उनकी इस ढेर सारी मोहब्बत पर न जाने क्यों संजीदा सी हो गई थी। मामी खुद चूड़ियाँ पहनने लगी तो वो हजूम से निकलकर कोने में जा खड़ी हुई। तो लो दिमाग में खिचड़ी सी पक रही थी। मैं क्या करूं? उसने खुले दरवाजे से बाहर झांका तो दिया चांदनी जो गलियों में फैली थी कि बेइख्तियार दामन में समेट लेने को दिल चाहता था। बहुत मुश्किल है एक अच्छा और मुनासिब फैसला करना, उसने जैसे थक कर सोचा था। आओ ऐना, चलें, मामी ने पुकारा तो वो साथ हो ली। घर में मामू उनका इंतज़ार कर रहे थे। बाबू बकरे पर मेहंदी के साथ ईद मुबारक और न जाने कौन कौन से गुल बूटे बना रहा था। तुम कभी कोई ढंग का काम ना करना। न जाने क्यों वो चिढ़ गई थी। बाबू ने हैरत से उसके तिमतमाते चेहरे को देखा। ये क्या बच्चों जैसा काम है? बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ। बाबू ने खड़े होकर बकरे का जायज़ा लिया, फिर रिमशा और रशना को आवाज़ देने लगा। वो दोनों भागी आई थी। बाबू भाई इतना खूबसूरत, मैं अभी सायरा को बुलाकर दिखाती हूँ। रिमशा खुश हुई। मेरे बाबू भाई सबसे अच्छे हैं। रचना ने उसके गले में बाजू डाले। बाबू उसे उठाकर खड़ा हो गया। ऐना सर झटक कर अंदर चली आई। वो तो हमेशा दूसरों की खुशी का एहसास करता था। अरे कोई मेरे भी मेहंदी लगा दे।
सभी अपनी अपनी कोन मेहंदी संभाले बैठी थी। पीनी कह रही थी, लाओ मैं लगाता हूँ। बाबू पीनू के हाथ पकड़कर बैठ गया। ऐना, रचना के कुर्ते पर सितारे टांकने बाकी है, तुम टांक दोगी? मामी खुद राइमा के फ्रॉक पर गोटे की पट्टियाँ लगा रही थी। ऐना ने खामोशी से रचना का कुर्ता उठा लिया। बाबू, तुम्हें जो सामान की लिस्ट दी थी मैंने वो ले आए हो? मामी को सुबह की फिक्र सताने लगी थी। ले आया था मामी, वो मेहंदी लगाने में मसरूफ़ था। तुम्हारे मामू को कहा था मिठाई ले आएं, अब पता नहीं याद रहता या नहीं। पिछली दफ़ा अगले अल्फाज मशीन के गड़ड़ गड़ड़ में गुम हो गए थे। मामू को खर्चे वाली बात याद नहीं रहती मामी, मिठाई को भूल जाइए। बाबू हंसा। ये तुम बना क्या रहे हो? पीनी ने हैरत से अपना हाथ देखा। बस तुम चुप रहो बाबू, बकरे में और हम में बड़ा फ़र्क है, शाजिया ने गोया याद दिलाया। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता, वो मज़े से बोला। जवाबन धप उसके कंधे पर पड़ी थी। तुमने ये बनाया क्या है? पीनी ने अपने हाथ पर बनता कार्टून देखकर हाथ खींच लिया। तुम्हारे मियाँ, बाबू ने इत्मीनान से बताया, फिर हैरत का इजहार भी किया। कमाल है, तुमने पहचाना नहीं? बदतमीज़ गधा। पीनी अनीज़ा को उसकी गोद में पटक कर हाथ धोने चली गई। शाजिया नसीम कंवल के हाथों पर गुल बूटे बना रही थी। बाकी बच्चियां अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। बाबू ने अपनी चूड़ियों से खेलती अनीज़ा को दरी पर बिठाया और रचना के हाथ पर मेहंदी लगाने लगा। ऐना का काम भी ख़त्म हो गया था, वो भी उनके पास आ बैठी। क्या हुआ? बाबू ने उसकी संजीदगी को पूरी तरह महसूस किया था। ऐना ने नफ़ी में सर हिलाया और घुटने पर थोड़ी टिकाकर रिमशा की मेहंदी देखने लगी। तुम्हें भी लगवानी है? रचना का हाथ मुकम्मल करके बाबू ने ऐना की तरफ देखा। उसने इस्बात में सर हिलाकर हथेली उसके सामने कर दी। बाबू की निगाह गुलाबी हथेली से फिसलकर कलाई पर जा रुकी और वो मुस्कुरा दिया। तुमने सब्ज़ चूड़ियाँ नहीं ली? उसने मेहंदी से पहली लकीर खींची। नहीं, ऐना ने मुख्तसरन कहा। बहुत अच्छा किया, तुम्हें सूट भी नहीं करती। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। ऐना ने खफा होकर हाथ खींचना चाहा। डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। उसने बड़े एहतमाम से हथेली पर मुन्ना सा दिल बनाया था। उसके अंदर कुछ लिखते लिखते रुक गया, फिर कोन नीचे रखी और एकदम खड़ा हो गया। बस? ऐना ने तहीर से उसे देखा। इससे आगे मुझे इख्तियार नहीं, उसने आहिस्तगी से कहा और बाहर निकल गया। वो यूं ही अपनी हथेली देखती रह गई। पता है ऐना क्या हुआ? उसके सामने से बुर्श उठाकर बाल बनाते हुए वो हंसा। अपना चाचा खुशियाँ है ना, वो रात को भाई शीदे से लड़कर गली में चारपाई बिछाकर सो गया था। सुबह को उठा तो चारपाई गांव के चौक में पड़ी थी। एक तरफ बैलगाड़ी, दूसरी तरफ ट्रैक्टर ट्राली और दरमियान में चाचा खुशियाँ, मैं भी ख्वाब। अब वो अपनी लाठी उठाए हमें, मेरा मतलब बस मैं जानती हूँ तुम्हें। ब्लैक वेलवेट के सूट के साथ ब्लैक वेलवेट की खूबसूरत शॉल कंधों पर फैलाए वो चांदी के झुमके पहन रही थी। अच्छा, पता चला वो चाचे बूटे का बकरा गुम गया? उसने अगली इतला दी। बाबू, तुम लोगों ने रात भी ईद की नमाज़ पढ़ के वापस कर देंगे, बल्कि उन्हें खुद ही मिल जाएगा, उसने लापरवाही से बताया। मगर बकरा है कहाँ? बाजी असलम के अहाते में बंधा है। हमें क्या मालूम वहाँ कैसे चला गया? हद दर्जा मासूमियत अमेज शरारत थी उसके लहजे में। ओह गॉड बाबू, तुम उनकी लड़ाई करवाओगी? वो बुर्श उसके कंधे पर मारकर बेख्तियार हंसी। मामी ज़ायदा रमशा की पूनियाँ बनाते हुए ठटक गई। फिर ड्रेसिंग टेबल के आईने में मुनहकी सोते अक्स को देखते हुए उनके दिल से दुआएं निकली थी। अरे भाई, चाची कहाँ गए ये बच्चे? हस्बे मामूल शीदू भाई बच्चों को ईदी देने आए थे। ईद मुबारक तो कहा नहीं हमारी बहना ने, उन्होंने शिकवा किया। ईद मुबारक भैया जी, ऐना ने कहा तो उन्होंने सर पर हाथ रखते हुए 100 रुपया उसकी हथेली पर रख दिया। भैया आप बैठो, मैं आपके लिए शीर खुरमा और गुलाब जामुन लाती हूँ, मामी ने खुद बनाई है। और हमारी बहना ने क्या बनाया है? मैंने समोसे तले थे, ये और बात के बनाए वो भी मैंने और मामी ने है। बाबू ने लुकमा दिया। तुम्हारा बोलना बहुत ज़रूरी था, ऐना ने उसे घूरा। ऐसा है कि शीर खुरमा ले आओ, बाकी चीज़ें नमाज के बाद देखेंगे, भाई शीदू ने कहा तो बाबू हंस दिया। गोया कुछ भी छोड़ने का इरादा नहीं है। यार, ऐसे मौका रोज़ रोज़ नहीं मिलते। शीदू भाई मुस्कुराए। नमाज के फ़ौरन बाद मामू ने बाबू और बोटू को दौड़ाया और वो कसाई पकड़ लाए। खालिदी और पप्पा भी उसी मकसद के लिए कसाई के पास पहुंचे थे। अंजामकार गंडासे और दीगर सामान नन्हे के घर थे और कसाई बाबू और बोटी के कंधों पर सवार उनके घर आखिर सुलह सफाई के साथ कसाई के गंडासे मंगवाए गए। बाबू और मामू ने भी बाजू चढ़ा लिए। ख़वातीन प्याज काटने लगी कि पहले ख़त्म के लिए सालन पकना था, फिर गोश्त बटना था। रमशा और रचना बड़े इश्तियाक से बकरे के गर्दन पर छुरी फिरती देखने को खड़ी थी। मामू ने डांट कर अंदर भगा दिया कि फिर सारी रात उन्हें कटे हुए बकरे ही नजर आएंगे।
कसाई ने छुरा तेज करते हुए बकरे को देखा, बकरे ने कसाई को, फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। बकरे ने खतरे की बू सूंघी, अपने कान खड़े किए, एक गहरी नज़र कसाई पर डाली और फिर एक ही जस्ट में वो रस्सी छुड़ाकर बाहर था। भाग, भागो, दौड़ो! मामू ने बाबू को गर्दन से पकड़कर धक्का दिया। वो कुछ लम्हे लड़खड़ाया, फिर सरपट दौड़ा। नन्ना, पप्पा, बोटी उसके पीछे थे। बकरा गोया किसी आलमी रेस में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहा था। उसने जंप लगाया और चाचे बोटे की टूटी हुई दीवार फलांग गया। बाबू ने भी एक काम एक ही जश्न में किया। पप्पा और बोटी ने भी इसकी तकलीद की। नन्हे ने भी जंप लगाया, दीवार के ऊपर पहुंचा और दूसरी तरफ घुटनों के बल गिरा। हद हो गई यानी कि। उसने उठकर घुटने झाड़े, चोर नज़रों से इधर उधर देखा, फिर जब तसल्ली हुई कि कोई नहीं देख रहा तो खामोशी से दाएं तरफ मुड़ गया। बाबू नहीं पकड़ सकेगा, मुझे ही हिम्मत करना होगी। पप्पा ने भागते हुए जस्ट लगाई। बकरा नीचे था, पप्पा ऊपर। वो मारा, उसने नारा लगाया। जवाबन गधे ने 2 लत्तियां मत झाड़ी। गधा उसके नीचे था, जबकि बकरा दूर खड़ा दांत निकाल रहा था, गोया उसकी हैयत कज़ाई पर हंस रहा हो। लानत हो, ईद के सूट का सत्यानाश मार दिया। वो झुंझलाकर खड़ा हुआ। बोटी ने मजीद जद्दोजहद पप्पे की हालत देखकर तड़ कर दी। बाबू ने अभी तक मैदान नहीं छोड़ा था और बकरा उसे पूरे गांव की सैर करवाने को तैयार था। बकरा सामने से आती रेड़ी से टकराकर आगे निकल गया। बाबू भी अपनी ही धुन में रेड़ी से टकरा गया। बकरा एक दरख्त से टकराया। बाबू का तसादुम भी ज़रूरी था। बकरा अपनी धुन में आती बाजी असलम से टकरा गया। बाबू बहरहाल ये नहीं कर सकता तो सुकन्नी कतरा कर निकल गया। कोई आधे घंटे की दौड़ और आंख मचोली के बाद बकरा सीधा चाचे बूटे के अहाते में जा खड़ा हुआ। चाचे बूटे ने फातहाना निगाहों से हाँफते कामते बाबू को देखा, फिर बकरे की रस्सी थामकर उनके घर की तरफ चल दिया। ऐना ने बड़े अरसे बाद ईद उल अज़हा को अपने रवायती एहतमाम और जोश के साथ देखा था। सबसे पहले ख़त्म दिलाकर सारे गाँव के चीदा चीदा लोगों को दावत दी थी, फिर गोश्त की तकसीम, लोगों का आना जाना, ईदी देना लेना। जो खातून भी आती बच्चों के साथ साथ ऐना को भी ईदी देना ज़रूरी समझते, ख्वाह वो 10 या 5 रुपए ही क्यों ना हो। और बात 5-10 रुपयों की थी भी नहीं, बात तो खलूसो मोहब्बत से महकते जज्बों की थी, एहसास मुरव्वत की थी। ऐना बाजी, आपका फ़ोन है? रमशा ने पुकारा तो वो फ़ोन सर तक आ गई, हस्बे तवक्को। दूसरी तरफ एहतसाम था, झुंझलाया हुआ। मैंने कहा था ना ऐना कि तुम यहाँ मत आना, मगर तुमने किसी की बात माना सीखी ही नहीं। बीबी वो और मामू ने खुद बुलाया था, न जाने क्यों वो वजाहत देने लगी। और अभी तक तुम्हारे घर वालों ने कोई जवाब भी नहीं दिया। ऐना को उसका लहजा बुरा लगा। मेरे घर वाले तुम्हारे भी कुछ होते हैं एहतसाम। ऐना तुम्हें मालूम नहीं मैं कितना डिप्रेस हूँ। तुम जानती हो मैंने मम्मी को कितनी मुश्किलों से राज़ी किया, वरना वो तो अच्छा खैर। वो एक तवील सांस लेकर खामोश हुआ। आज का दिन इन बातों के लिए तो नहीं। हाँ, और तुमने मुझे ईद मुबारक भी नहीं कहा। ऐना ने रमशा और रशना को देखा। नन्ही परियां अपनी ईदी गिन रही थी और बार बार गिनती भूल जाती थी। यार ईद तो हर साल आ जाती है, वो उकताहट अमेज़ लहजे में बोला। हाँ, मगर इस साल ये दिन कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा है। ऐना मुस्कुराई। बाबू उससे इशारा कर रहा था कि शीदू भाई की प्लेट देखो, कैसे बोटियों का पहाड़ खड़ा है। मम्मी ने भी शाम में पार्टी अरेंज की है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। पहली बार उसने खुद आने की बात की थी। बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। ऐना ने देखा वो लोग खाना ख़त्म कर चुके थे। बाहर निकलते तो खाने की तारीफ़ करते, मामी ज़ायदा के सर पर हाथ रख कर दुआ और बच्चों को ईदी देते कि बड़े बड़े लोग नहीं थे मगर उनके अपने ज़रूर थे। मेरे पास तुम्हारे फंक्शन की मुनासबत से कोई कीमती लिबास नहीं है। एहतसाम, यूँ ही आ जाओ। क्या बात करती हो ऐना डियर, सबकी करवाओगी मेरी? थोड़ा अपनी सोच को भी बदलो डियर। अब ये तुम्हारे बाबू का गांव तो नहीं कि सर पर दुपट्टे का पल्लू डाला और किसी के भी घर चले गए। मेरी हाई सोसाइटी। राइमा गिरकर रोने लगी थी। बाबू ने उसे बहलाते हुए गोद में उठा लिया, जेब से रुमाल निकालकर मुंह साफ करने लगा था। ड्रेस की फिक्र ना करो, तुम्हें मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त पार्टी है ना, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। हाँ, तुम आ जाओ एहतसाम। ऐना ने एक तवील सांस ली और पीछे हटकर मेज़ पर आलती पालती मार कर बैठ गई। अंदाज में बेतकल्फ़ी और सुकून था। बाबू ने एक झटके से सर उठाकर उसे देखा। मामू ने भी यहाँ ख़त्म दिलाया है। ख़त्म? ओह गॉड, इस ज़माने में भी? एहतसाम हंसने लगा। कभी तो बंदा अपनी अजली कंजूसी से हाथ छुड़ा ले। ममानी ज़ायदा मामू के साथ झगड़ रही थी। बच्चे मुस्कुराते हुए उन्हें लड़ते देख रहे थे। क्यों, 50 रुपये कम है? मामू छेड़ रहे थे। कम? मैं हरगिज़ नहीं ले रही। वो खफा हो रही थी। मैं इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं लेकर रहूँगी। अमानी के लहजे में मोहब्बत भरी धोंस थी। वो दोनों झगड़ते हुए बाहर निकल गए थे। तुम मेरी बात नहीं सुन रही? एहतसाम झुंझला कर कह रहा था और जैसे फैसला हो गया। अब तुम मेरी बात सुनो एहतसाम, वो मजबूत लहजे में गोया हुई। मैंने एक फ़ैसला किया है। कैसा फ़ैसला? एहतसाम उसके लहजे पर ठठक गया।
मैं शादी किसी ऐसे शख्स से करूँगी जो मुझे मेरी सारी खामियों और खूबियों के साथ कबूल करे, क्योंकि मैं भी तो ऐसा ही करूँगी, जिसके सामने मेरा सर झुके ज़रूर मगर मोहब्बत और एहतराम की खातिर, किसी एहसास कमतरी के तहत नहीं, जिसके घर आने से पहले मुझे और मेरे वालिदैन को ये ना सोचना पड़े कि उनके पास कीमती लिबास नहीं, जो मेरी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करना जानता हूँ, क्योंकि मैं आज के दौर की लड़की हूँ। सर उठाकर और बराबरी की सतह पर जीना सीख लिया मैंने। मैं ये नहीं कहती कि बाबू फरिश्ता है, मगर वो एक अच्छा इंसान ज़रूर है। वो जैसे एक पल में उस फैसले पर पहुंची थी। ऐना अब तुम मत आना एहतसाम। ऐना ने रिसीवर वापस रखकर पढ़कर बाबू को देखा। वो शायद राइमा को लेकर बाहर निकल आ गया था। ऐना ने अपना जूता पहना और बाहर निकल आई। बाबू अनार के पेड़ के पास खड़ा उड़ते हुए कबूतर को देख रहा था। एहतसाम का फ़ोन आया था। दोनों हाथ मसलते हुए वो बोली, तो बाबू ने नज़रों का जाविया बदले बगैर पूछा। वो खामोशी रही। सॉरी, कम अज़ कम आज के दिन मैं तुम्हें छोड़ने हरगिज़ नहीं जाऊँगा। वो हंसा मगर उसकी हंसी में बेसाख्तगी नहीं थी। बाबू, उसने आहिस्ते से पुकारा। क्या है भाई, इसे पूरा कर दो। गुलाबी हथेली उसके सामने आई थी। बाबू ने हैरत से हाथ पर नन्हे से दिल को देखा, फिर ऐना को। कौन, मैं? अपने सीने पर उंगली रखकर हद दर्जा तहीर से पूछा था। हाँ तुम। वह एतमाद से मुस्कुराई। ऐना। बाबू अब भी बेयकीन था। मैंने बहुत देर कर दी ना? ऐना कदर अफसोस से बोली। कुछ ज़्यादा नहीं। वो खुलकर हंसा। वैसे एक बात कहूँ ऐना, मुझे यकीन था तुम यही फैसला करोगी। क्यों? ऐना ने संजीदगी से उसे देखा। अपनी मोहब्बत पर एतबार था ना ऐना बीबी। दोनों हाथ ट्राउज़र की जेबों में घुसाते हुए वो एतमाद से मुस्कुराया। एक और बात भी कहूँ? वो ज़रा सा उसकी तरफ झुका। कहो। ऐना ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैं हमेशा तुम्हें आग जलाकर नहीं दूंगा। लहजा व अंदाज मुतबस्सम थे। ऐना हंसती। मत देना, वो मैं कर लूँगी, तुम बस हंडिया पका दिया करना। वो भी उसी अंदाज में बोली थी। जस्ट शट अप, खान समाई समझ लिया। वो घूर कर बोला। अच्छा कभी कभी तो। हाँ कभी कभी की बात तो और है। बाबू कान खुजाकर बोला। चलो आओ तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं। क्या है? वो बाजी असलम और चाचे बूटे की लड़ाई हो रही है। बाबू ने सरगोशी की। ओह गॉड, तुम लोगों ने। वो हंसती चली गई और मामी जाहिदा ने उन दोनों को जाते देखकर सोचा था, ईद के सारे रंग तो अब निखर कर सामने आए हैं। और ये तो खूबसूरत सा नावल मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। रियलिटी के बहुत ज़्यादा करीब। गांव में ऐसे ही सारा सिस्टम होता है, गांव में बिल्कुल ऐसी ही लाइफ होती है जैसे कि इस नावल में बताई गई। हाँ थोड़ा बहुत मॉड हो गया, लेकिन पहले ज़्यादातर ऐसे ही होता था। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन जो एक होता है गांव का तरीक़ाकार वो ऐसा ही था। अब वैसे बहुत कम हो गया रुझान, अब ज़्यादातर डिजिटल हो गया है बहुत सारी चीज़ें। लेकिन पहले बहुत मज़ा आता था, हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, हमारे कज़न्स होते थे। अब सब बड़े हो गए हैं, सबकी शादियाँ हो गई हैं, सब अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने बच्चों के साथ हैं। खैर मैं छोटी थी तब ना, मतलब वो बड़े बड़े थे तो अच्छा लगता था ना बड़े बड़े को देखना। वो तैयार होती थी, बहुत प्यारे लगते थे सब। तो अब हम लोग बड़े हैं और फिर शायद मेरा ख्याल है ये सबका दौर ऐसे, उनको भी शायद ऐसे फील हो, उनको भी वैसा अच्छा ना लगता हो। लेकिन खैर मुझे तो अब वैसा वो ईदें तो ख़त्म होगी, वो वैसा अब दौर ही नहीं रहा जैसे पहले ईदी होती थी, ईद होती थी, हम लोग तैयार होते थे, खाना बनता था। अब वो वैसा कुछ भी नहीं है। तो खैर मिलते हैं फिर किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।